नौ ग्रहों के बारे में बताना था। नौ ग्रह आप सबको पता है कि सबसे पहले सूर्य का नाम आता है। तो सूर्य जो है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, नोट करने से ज्यादा, है ना। बहुत ज्यादा इसको समझने की मतलब नोट करने की जरूरत नहीं है। और सूर्य को हम फादर से, है ना, पिछले क्लास में शायद चर्चा हो चुकी है ये। सूर्य को हम पिता से, पिता का के बारे में विचार करेंगे सूर्य से करते हैं। अब किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जो मुखिया होता है उसके बारे में विचार हम सन से ही करेंगे, सूर्य से ही करेंगे। किसी भी टीम का कैप्टन होगा, किसी कॉलेज का अध्यापक होगा, कुलपति होगा, कोई चीफ मिनिस्टर होगा, तो उसके बारे में हम विचार करना होगा तो सूर्य से ही करेंगे। जैसे अब होता है ना कि अब तो वहां तो लिखा हुआ है कि भाई एस्ट्रोलॉजी किताब में कि भाई ये सूर्य है चीफ मिनिस्टर, सूर्य है प्राइम मिनिस्टर, सूर्य है जो है कैप्टन, लेकिन विचार करेंगे कैसे, है ना। तो हमारे पास प्रश्न कैसे आते हैं, है ना, प्रश्न कैसे आते हैं कि चार विधायक आ गए हमारे पास, ये मैं इस बार चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ क्या, है ना, मेरे चांसेस हैं, बात चल रही है, क्या मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। तो देखेंगे भाई उसका सूर्य अगर अच्छा होगा तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, है ना। जो चारों आए हैं चारों में सबसे बढ़िया इसका सूर्य होगा, जिसकी सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही होगी वही बन पाएगा, सभी नहीं बन पाएंगे, है ना, कोई एक ही बनेगा। तो जिसका सूर्य सबसे मजबूत होगा वो बन पाएगा। उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब का कारक जो है सूर्य है। अब गवर्नमेंट जॉब के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जिसका सूर्य खराब होता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पाता है, ठीक है। जिसका सूर्य छठे का, दसवें का और 11वें भाव को बताता है तो वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पाता है। जिसका सूर्य तीसरा भाव बताएगा, आठवां भाव बताएगा, 12वां भाव बताएगा, वो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, चाहे वो लग्न में ही क्यों ना बैठा हो, है ना, चाहे वो लग्न में ही क्यों ना बैठा हो। अगर वहां पे वो 1 डिग्री का रहेगा तो फिर क्या वो 12वें भाव का फल देगा, तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगा। अगर मान ली कोई सप्तम में सूर्य बैठा 28 डिग्री 29 डिग्री का, तो वो 8वें का फल देगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाएगा। तो और किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, नक्षत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में आप लोगों से। कुलदीप जी, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे। सर ये जो अभी आप बता रहे थे दूसरे का चौथे का सूर्य, तो वहां बैठा होगा या उसका जो हाउस उधर आएगा तो मानेंगे इसको सर? ऐसा करो फिर वहीं चलो आप। हाउस, या तो हाउस आएगा या बैठा होगा, है ना। जिसका सूर्य अच्छा। दसम भाव में होता है या लग्न में होता है तो हम कहते हैं इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर यही मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन कई बार प्रिडिक्शन वहां पे फेलता हो जाता है, जबकि वही सूर्य जो है लग्न में बैठा सूर्य अष्टमेश अष्टमेश या मतलब गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए, ठीक है, से मेष लग्न हो, लग्न में सूर्य बैठा हो, तो सूर्य उच्च का हो गया, पहले भाव का, मेष राशि का। लेकिन वो अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा हो, है ना, या सब लॉर्ड में गुरु आ रहा हो, उप नक्षत्र में गुरु आ रहा हो, तो फिर क्या हो, 9 और 12, 9वें और 12वें का स्वामी हो गया गुरु। तो 9वां भाव जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं देता, तो 12वां भाव गवर्नमेंट जॉब नहीं देता। तो सूर्य यहाँ पर लेकिन पहले और सर, पांचवें का स्वामी हुआ, ठीक है। सूर्य यहाँ पर पहले और पांचवें का स्वामी हुआ, चूंकि मेष लग्न है, पांचवा सिंह राशि का स्वामी होता है वो। तो मेष लग्न में सूर्य लग्न में बैठ करके गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सब उप नक्षत्र में अगर गुरु आ रहा है, वो 9 और 12 बता रहा, तो 5 9 12 गवर्नमेंट जॉब नहीं देता। गवर्नमेंट जॉब के लिए फिक्स है कि 6 10 11 चाहिए ही चाहिए। छठा भाव नौकरी है, 10वां भाव प्रशासन का है, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है ना, लाभ का है, जैसा कि बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में। तो जब तक 6 10 11 भाव एक्टिव नहीं होते हैं सूर्य में, तब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। सर एक निवेदन है, पीछे से शोर बड़ा आ रहा है, आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए जिससे कि मतलब हम लोग सुन सकें, और जिसको क्वेश्चन होगा सर वो हैंड रेज करके पूछ। मैंने सबको म्यूट किया हुआ है ना, और अपना अपना म्यूट करके रखिए। तो इस तरह से सूर्य के जो है फादर के बारे में विचार करते हैं। मुखिया जो होता है वो फादर होता है, कि देश का मुखिया पीएम होता है, या अमेरिका को ले लिए तो वहां पे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो होता है। किसी राज्य का मुखिया जो है राज्यपाल कहीं कहीं होते हैं, और कहीं जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं।
जैसे श्रीनगर है, वहां पे राज्यपाल है ना। किसी टीम का कैप्टन जो होता है वो जो चाहता है जिसको टीम में रखता है, जिसको चाहता है जिसको नहीं रखता है ना, उसके हाथों में सब कुछ पावर होती है। तो इस प्रकार से जो मुखिया होता है, किसी थाने का मुखिया जो एसएचओ होता है, और मान लीजिए कि 4 पुलिस वाले आपके पास आए कि भाई मुझे ट्रांसफर होकर क्या मैं एसएचओ बन पाऊंगा, तो उसका सूर्य प्रबल होगा। मान लीजिए ना कि सूर्य, चलिए नौकरी तो मिल गई उसे, लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही होगी, तभी जो है एसएचओ बन पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य का जो है रोल मुखिया के रूप में गिना जाता है, देखा जाता है, और प्रिडिक्शन के रूप में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। अब आता है कि अनाज कौन सा लेते हैं। अनाज वो जिसको गेहूं, बाजरा, जौ, अब इसको हम सूर्य के रूप में, सूर्य इसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे। यूज कैसे होता है कि जब भी हमें सूर्य खराब हो गया, मान लीजिए सूर्य छठे का, 8वें का, 12वें भाव का स्वामी है, वो बुरा फल दे रहा है, तो हम इसका दान करवाते हैं। ठीक है, गुड़ हुआ, पका हुआ आम हुआ, तो हम इसका दान करवाते हैं ना। तो यूज कैसे कर, जो उसका कारक तो है, उन चीजों को हम दान करते हैं। दान करने से उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, कम होगा तो उसके दुष्प्रभाव थोड़े से हमें कम मिलेंगे। मेरा अपना अनुभव है कि जब भी व्यक्ति का प्लेनेट जो है बुरा प्रभाव देता है अपनी दशा अंतर्दशा में, तो उसमें 6, 8, 12, छठे भाव, 8वें भाव, 12वां भाव जो बुरा माना जाता है, 3, 6, 8, 12, इनमें से कोई 3 भाव एक्टिव होते हैं किसी प्लेनेट में, तो वो बुरा फल देता है। तो उसका मंत्र जप करना चाहिए। जो भी प्लेनेट बुरा भाव लेकर के बैठा हुआ है, तो उस प्लेनेट की जो है कलर, हमारे जो ऑरा होती है, ऑरा में वो बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति खराब हो जाती है और हम गलत निर्णय हमेशा लेते हैं। और जो व्यक्ति जितना ही ज्यादा योग करता है, ध्यान करता है, मंत्र जप करता है, उसकी ऑरा उतना ही प्रबल होती है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की देखा होगा आपने कि ऑरा के रूप में दर्शाया गया कि ये महापुरुष है। महापुरुष मतलब इनकी ऑरा बहुत ज्यादा जागृत है ना। ये लोग गलत बात नहीं करते, गलत विचार नहीं करते, लोगों को इनके पास जाकर के अपने आप निगेटिव एनर्जियां दूर हो जाती थी। जो लोग, जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध थे, अंगुली मार जैसा व्यक्ति जो है के सामने जो है जब हो गए, अंगुली मार भी जो है एक डाकू से, जो वो एक साधारण व्यक्ति, वो एक साधारण व्यक्ति बन गया, वो डकैती छोड़ करके और साधु बन गया। ठीक है, तो मैं रास्ता भटक गया। हाँ, तो इन जो भी चीज है हमारे हमारे जो है इस ब्रह्मांड में जो हमें प्रभावित करती है, वो एनर्जी है। कहते हैं लोग कि कोई बुरा फल हो गया, कोई बीमार रहता है, बार बार जो है उसे भूख नहीं लगती, बार बार बीमार होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, नौकरी में कहीं कहीं दिक्कत आती है, व्यक्ति जो है तबीयत हमेशा ज्यादा खराब रहता है, तो कहते हैं ना इसको ब्लैक ब्लैक मैजिक किया गया है ना, काला जादू किया गया है, या टोना टोटका किया गया है। ये सब क्या है? ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक एनर्जी होती है कि जब हम हमारे पास हम किसी का बुरा चाहते हैं, तो ब्लैक एनर्जी एक्टिव हो जाता है। और बुरा तभी चाहते हैं जब हमारे अंदर 6, 8, 12 भाव एक्टिव होते हैं। जो व्यक्ति दूसरे का बुरा चाहता है, जैसे राक्षस हुए, दैत्य होते थे, उनमें क्या है दर्शाया गया कि वो ब्लैक होते थे, काले होते थे, और उनके बाल उजड़े उजड़े होते थे। और जो देवता होते थे सुंदर होते थे, गोरे चिट्टे होते थे ना। तो अर्थात उनकी जो एनर्जियां होती थी वो ब्लैक होती थी, सोच गलत होती थी, तो उनको जो है दैत्य कहा गया। उसी तरह से जब व्यक्ति किसी का बुरा सोचता है और उसे जो हम ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी उसके दिमाग में ज्यादा आ जाती है, 6, 8, 12 भाव ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, राहु केतु का प्रभाव ज्यादा होता है, तभी व्यक्ति दूसरे का बुरा सोचता है। तो वैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की तरक्की देख नहीं पाते है ना। पड़ोसी अगर तरक्की कर रहा है तो कैसे चाहते हैं उसका नुकसान किया जाए।
खुद तरक्की नहीं करेंगे लेकिन उसका नुकसान करो जरूर करना चाहेंगे। तो ये सोच होती है, एनर्जी होती है। तो हमारे ब्रह्मांड में दो ही तरह की एनर्जी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। तो हमें नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है उन उसके चीजों का दान किया जाए, है ना। और उसके दान करने के तरीके भी है, जैसे गुरु का दान करना है तो किसी ब्राह्मण को करना है, सूर्य का दान करना है तो किसी जो है अपने पिता को हम कर सकते हैं, किसी बड़े को कर सकते हैं, है ना, किसी ऑफिस में अधिकारी बॉस को अगर कर सकते हैं, उस तरह की चीजों को गिफ्ट किया जाए। अगर शुक्र का दान करना है तो शादीशुदा औरतों को करना चाहिए, गाय को करना चाहिए, मतलब जो उस चीज के कारक है ना, उस प्लेनेट से रिलेटेड जो कारक होते हैं उन्हीं को हमें दान करना है। अब ब्राह्मण तो सब चीज का दान ले लेता है ना, जब कुछ समझ में नहीं आया तो ब्राह्मण को कर दो। जो राहु है, अभी राहु के बारे में आगे चर्चा करेंगे, उसका कारक क्या है। तो इस तरह से हम एनर्जी है, उस एनर्जी को कम करने के लिए उन चीजों का दान करते हैं। साथ ही उसका मंत्र जप अगर किया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि मंत्र जप से जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में वाइब्रेशन होता है। वो मंत्र की रचना ऐसे की गई है कि बार बार चैंटिंग करने से हमारे शरीर में कंपन पैदा होता है, और हमारे आसपास की वातावरण जो है वो उसमें कंपन पैदा होता है। और उस मंत्र के प्रभाव से जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी हमें नुकसान पहुंचा रही है, वो कम होती चली जाती है, उसकी निगेटिव एनर्जी दूर होती जाती है। और फिर धीरे धीरे जब निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी तो जो उसकी पॉजिटिव ताकत है वो खिल करके बाहर आएगी और फिर हमें अच्छा प्रभाव देगी। तो मंत्र का अपना एक अलग प्रभाव है, उसको जरूर लोगों को बताना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तो सूर्य का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शाह सूर्याय नमः, ये एक मंत्र है इसका। इसका मेटल जो है गोल्ड है, जेम्स जो है इसका रूबी है या माणिक्य, ठीक है। रूबी माणिक्य में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसी के सूर्य के ही जो है रत्न है दोनों, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलर में, ठीक है। इसका जो है कलर जो है गोल्डन माना जाता है। अगर कहा जाए कि सूर्य के लिए दान करना है तो किस कलर के कपड़े दान किया जाए, तो गोल्डन कलर का दान किया जाए, है ना। अनाज में गेहूं दान किया जाए। मशीनरी में हमने बताया था कि आपको जो वाटर पंप होता है, इंजन होता है, किसी गाड़ी का इंजन हुआ, उसको हम सूर्य से उसका विचार करते हैं। तो विचार करते हैं इसका मतलब हम उसको कैसे देखेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, वो समझाया आपको। लास्ट हफ्ते भी हो चुका था, हम आगे बढ़ते हैं चंद्रमा में। जैसा कि पिता के बाद दूसरा स्थान परिवार में माता का होता है, उसी तरह से चंद्रमा को हम माता से देखते हैं। चंद्रमा से माता के बारे में विचार करेंगे, चंद्रमा से विचार करेंगे। रिलेशन में जो है माता हो गई, और सेंटीमेंट, भावुकता, ये जो है चंद्रमा से हम विचार करते हैं। और सर्दी जुकाम इत्यादि का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। पानी, तरल पदार्थ, खास करके जल, दूध इत्यादि का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। जो अगर मशीनरी में दिया जाए तो जो इक्विपमेंट हमें ठंडक पहुंचाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बाहर बहुत गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है तो फिर क्या है कि हम अंदर आएंगे तो हमें ठंडक कहाँ से मिलेगी, हमें जो है पंखे से ठंडक मिलेगी, हमें कूलर से ठंडक मिलेगी। तो कूलर और पंखे के बारे में विचार करते हैं तो फिर चंद्रमा से करेंगे। अगर हमें धूप लग गया बाहर घूमने से गर्मी के महीने में, तो हम ठीक कैसे होंगे, है ना। धूप को हम ठीक कैसे, उसकी नेगेटिव एनर्जी को हम कैसे खत्म करेंगे। तो सूर्य की जो नेगेटिव एनर्जी से हम बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर कच्चा आम, जूस, खीरा, ककड़ी इत्यादि खा करके हम उससे जल्दी निजात पा जाते हैं। बल्कि दवा से उतना जल्दी आराम नहीं होता जितना हम कच्चा आम खा करके, तुलसी, लस्सी, दही इत्यादि खा करके आराम मिल जाता 2-4 दिनों में। उससे अच्छा, उससे मतलब दवा से उतना जल्दी आराम नहीं मिलता। तो दही हुआ, दही नहीं, छाछ हुआ और लस्सी हुआ इत्यादि, इसका जो विचार हम, दूध हुआ, इसका विचार हम चंद्रमा से करेंगे। दूध से बनी जितनी वस्तुएं लगभग सब हम चंद्रमा से देख सकते हैं, चंद्रमा से कर देखते हैं, दही को छोड़ करके, ठीक है। दही का हम शुक्र से लेते हैं। शरीर के अंगों में देखा जाए तो सूर्य से हम देखते हैं दाहिनी आंख,
और चंद्रमा से देखते हैं बाई आंख। ठीक है, बाई आंख के बारे में विचार करना हो तो चंद्रमा से करेंगे, दाहिनी आंख के बारे में विचार करना हो तो सूर्य से करेंगे। शरीर के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूसेज है ना, जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, उन सब के बारे में विचार जो है चंद्रमा से करेंगे। अगर चंद्रमा में 6-8 बारह हो तो महिलाओं का जो मानसिक मासिक क्रम होता है वो बिगड़ जाता है ना। अर्थात चंद्रमा को देख के हम बता सकते हैं कि इनका हेल्थ, मासिक क्रम बिगड़ा हुआ है, इनको बच्चा जन्म, ये कंसीव नहीं कर पाएंगी, है ना, इतनी पावर है चंद्रमा में। चंद्रमा अगर बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में जो भी रस निकलते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, व्यक्ति मोटा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर शुगर बनना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे रोग, खाना नहीं पचेगा, डाइजेस्टिव फूड, भोजन पचाने वाले जो भी जूसेज हैं वो ठीक से नहीं निकलेंगे तो खाना नहीं पचेगा, फिर गैस बनेगा, फिर गैस बनेगा तो फिर कभी हार्ट में प्रॉब्लम होगी, कभी पीठ में प्रॉब्लम होगी, वो व्यक्ति परेशान रहता है, दिमाग में, सर में दर्द होता रहेगा। अगर चंद्रमा एक बहुत सारी चीजों को, एक चंद्रमा अगर बिगड़ गया तो बहुत सारे रोग को पैदा करता है। ठीक है, रत्नों के बारे में विचार किया जाए तो मोती चंद्रमा का रत्न है। और अगर कलर के बारे में विचार, कलर जो इसका सफेद माना जाता है। ठीक है, और मेटल जो है इसका सिल्वर है। सारा चीज हो गया। ठीक है, तो अच्छा हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरी है वो चंद्रमा से विचार करते हैं, क्योंकि ये दोनों राज सी प्लेनेट माने जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जो है चंद्रमा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब सूर्य से। फिर भी सूर्य का अच्छा होना जरूरी, तभी जॉब मिलती है, केवल चंद्रमा के अच्छे होने से जॉब नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, सूर्य से जो है, केवल हम सूर्य को आधार बना करके ये अ, कह सकते कि आज रात को, समझिए आज रात को 2 बजे मैं सोया और 6 बजे मुझे सपने आए, सुनिएगा, और सपने देख रहा हूँ कि सूर्य, चंद्रमा, राहु वो एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या हुआ। फिर मैं सुबह जब 6 बजे नींद खुली, अचानक खुल गई नींद, फिर मैं विचार करी हो क्या रहा था, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ कुछ चीजें हैं इसका यूज की, कुछ ना कुछ काम की चीजें हैं जो ईश्वर देना चाह रहा था। आज सुबह की बात है। तो फिर मैंने कहा कि ये सूर्य जो है होता है, ये 12 चक्कर, 12 भाव है, और 12 भाव में एक एक महीने रहता है। 120 साल की जो है दशा होती है, 10-10 वर्ष को अगर हम मान के चले तो सबसे पहले जिस प्लेनेट की डिग्री के नजदीक पहुंचता है, उस प्लेनेट से रिलेटेड फल को ये उस उम्र में दे देता है। कई सारे चार्टों में मैंने यूज किया है ना। तो सब, अगर शादी हो रही है 27 साल 28 साल की उम्र में, तो वो उस जिस प्लेनेट के नजदीक है, सबसे मिल रहा हो उस डिग्री से, वो कहीं न कहीं 7th भाव से रिलेटेड बन रहा है, या तो शुक्र हो रहा है या 7th भाव का स्वामी है ना। तो इस तरह से कहीं न कहीं उसका संबंध बन रहा है। काफी मतलब 1-1.5 घंटा में सुबह 8 साढ़े 8 तक इस पे 2 घंटे लगाया इस पे। कई सारे चार्ट तुरंत ही खोले, नींद खुल चुकी थी पूरी तरह से, मतलब आधे घंटे में सोचता है हो क्या रहा था ये। तो जैसे चंद्रमा से हम डे टू डे, पर डे हमारे साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं, हमारा दिन अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, उसके बारे में विचार करते हैं। उसी तरह सूर्य से हम ना केवल सूर्य को आधार बना करके बहुत सारे प्रिडिक्शन, मतलब एक हमारा प्रिडिक्शन दशांतर दशा के द्वारा है, एक सूर्य के द्वारा भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 2 प्लेनेट ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो एक सीधे में चलते हैं, बैक नहीं चलते। बाकी सारे प्लेनेट बैक नहीं चलते, लेकिन वक्री होते हैं कि उनकी दूरी जो है सूर्य से कभी दूर हो जाती है, पृथ्वी से दूर हो जाती है, तो हमें लगता है वो वक्र पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम 2 ट्रेन में बैठे हैं, एक ट्रेन हमारे बगल में, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, हमारी ट्रेन तेज चलती है, बगल वाली ट्रेन स्लो चलती है, तो लगता है वो पीछे जा रही है, लेकिन वो पीछे नहीं जा रही है, चल तो वो भी रही, लेकिन स्लो चल रही है। तो उसी तरह से कुछ प्लेनेट जो स्लो प्लेनेट है, वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, तो उसको हम वक्री प्लेनेट कहा जाता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, एक समान गति से घूमते रहते हैं। उनका फिक्स है कि इस डेट को या इस राशि में घुसना है तो आना ही आना है ना। उसी तरह चंद्रमा का 27 दिन में पूरा कर लेते हैं क्रम, और सूर्य जो है 30 दिन में पूरा कर लेता है।
उनकी गति फिक्स है। तो सूर्य को आधार बनाकर मैंने आज प्रयास किया, उसमें कई सारे प्रिडिक्शन करने का, 2-4 चार्ट मैंने खोला, 5, और प्रयास किया। हो सकता है इसमें कुछ मुझे मिला है। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो फिर इस पे भी चर्चा करेंगे कि सूर्य से भी एक मोटा मोटी पता लगा सकते हैं कि किसी की शादी अगर नहीं हो रही है, किसी के अगर बच्चा नहीं हो रहा, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, तो ये कब लगेगी, है ना। 10 वर्ष का आधार बना करके 3 डिग्री बराबर 1 वर्ष, है ना, 3 डिग्री बराबर 1 वर्ष का आधार बना करके हम उसको आगे बढ़ेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि इससे कुछ कोशिश किया जा सकता है, तो हम चर्चा करेंगे इसको आगे। मतलब आगे बढ़ते हैं। मंगल मतलब बहुत काम के प्लेनेट है, चंद्रमा और सूर्य डेली यूज के लिए। अब आते हैं मंगल। मंगल में जो है बताया था आप लोगों को, जो सिक्योरिटी करने वाली चीजें हैं, सिक्योरिटी, जैसे कि हमारे आर्मी हुए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हुए, पुलिस हुए, जितने भी सोल्जर हैं, ये सब जो है मंगल से विचार करते हैं। पुलिस हुए, और कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, कहता है भाई मैं पुलिस की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तो मंगल की दशा अंतर्दशा होनी चाहिए, प्रत्यंत दशा या तो होनी चाहिए तभी नौकरी लगेगी, या जिस प्लेनेट की दशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा चल रही है वो मंगल के साथ बैठा हो लग्न कुंडली में, तो लगेगी, नहीं तो मुश्किल है ना। तो हम मंगल से विचार करते हैं, अर्थात इसका यूज इस तरह से होगा कि मंगल कहीं न कहीं दशा अंतर्दशा प्रत्यंत दशा में आएगा तो नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। दूसरा, इनके इनके अंदर कहा जाता है कि मंगल पापी ग्रह है। मंगल पापी ग्रह नहीं है, लेकिन सेंसिटिविटी नहीं होती इनके अंदर, भावुकता नहीं होती, है ना, कि किसी कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसको सजा देनी है, तो उनको मारने में इन्हें ये नहीं लगता उसे चोट, मतलब एक आम आदमी जो होता है किसी साधारण व्यक्ति को भी मारने में उसे लगता है कि हम मारेंगे इसको चोट लगेगी, तो मारने का काटने काम एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, जो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति वो नहीं कर सकता, लेकिन मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो है ये सब सारे काम हंसी खुशी से कर सकता, उसे दर्द नहीं होता ना, दर्द वो भूल जाता है, उसे गोली लगती है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है, अपना काम करता है। तो ये क्रूर प्लेनेट कह सकते हैं, हिम्मत वाला प्लेनेट कह सकते हैं, पापी नहीं कह सकते इनको, है ना। इनको जो ये चीज कह दिया जाता है उस चीज को करते हैं, जो ये ठान लेते हैं, जिन काम के लगा दिया जाता है उस काम को ही करते हैं, पीछे नहीं हटते। तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो काफी हिम्मती होते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उस भाव की रक्षा करते हैं, है ना। सिक्योरिटी गार्ड आकर के घर के सामने बैठा हुआ है, और सामने वाले घर पे अगर चोरी कोई कर ले, कोशिश करे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने वहां बैठा हुआ है ना। तो उसी तरह से हमारी कुंडली में मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है और जिस भाव को देख रहा है उस भाव की तो रक्षा करता है वो। अगर अष्टम में बैठा है तो उस व्यक्ति की अष्टम भाव को अगर देख रहा है मंगल, तो ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु तो नहीं हो सकती, ये फिक्स है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मंगल को खुश करना हो तो हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए, हनुमान जी से मंगल को जोड़ते हैं, और कहते हैं हनुमान जी जिसको मान लेते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसको शनि परेशान करते हैं, उसको हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। तो ये मंगल जो है हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, और जो ये वस्तुएं यूज करते हैं, बंदूक हुआ, गन्स हुए, टैंक्स हुए, ये सब जो है हम विचार जो करेंगे वो मंगल से करेंगे, ठीक है। मंगल इनका कारक माना जाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होता है, कभी आर्मी वालों को, सिक्योरिटी गार्ड वालों, पुलिस वालों को प्यार से बात करते हुए नहीं देखा होगा आपने, वो गाली गलौज करते हैं, बहुत ज्यादा गाली देते हैं। तो ऐसे लोग जो है थोड़े से उदंड किस्म के होते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब एक साधारण व्यक्ति है, एक गाली गलौज करने वाला, जो उस माहौल को देखा ही नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं बैठता। इसलिए कहा जाता है कि एक मांगलिक लड़की की शादी एक मांगलिक लड़की से करना चाहिए, दोनों का जो है एक दूसरे स्वभाव मिलेगा तो साथ साथ रह लेंगे, बस यही कारण है। बाकी ये नहीं होता कि मंगल के प्रभाव से कोई डेथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गाली वगैरह देना, मारपीट करना इनका स्वभाव है, इसमें ये पीछे नहीं हटते, मतलब आगे ही रहते हैं हमेशा। ब्लड के ऊपर मंगल का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि मंगल जो रेड कलर का कारक माना जाता है, तो ब्लड भी हमारा रेड सेल्स है, उसका कारक मंगल माना जाता है। थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, चंद्रमा। हमारे शरीर में व्हाइट सेल्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, इंटर में,
8th क्लास में भी है कि हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड होते हैं, सुना होगा आपने। पहला व्हाइट सेल्स, दूसरा रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा होता प्लाज्मा, येलो ब्लड सेल्स, है ना, प्लाज्मा जो आता है। तो व्हाइट का कारक जो है चंद्रमा होता है, रेड का जो है मंगल, और येलो का जो है गुरु। जिसका गुरु खराब हो जाता है उसको ऐसा रोग पकड़ता है कभी ठीक नहीं होता, है ना। ऐसा मतलब उसे बहुत बड़ी बीमारी लगती है। मंगल खराब होता है तो धीरे धीरे व्यक्ति परेशान होता है, कैंसर हो जाता है, कुछ और प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्लाज्मा कमजोर होता है, 10-15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता प्लाज्मा अगर खराब होगा तो, है ना। तो मंगल और गुरु खराब हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है बीमारी से। तो 3 तरह के ब्लड होते हैं, तीनों का कारक मैंने बता दिया। खाने पीने की चीजों में लिया जाए तो लाल कलर की जितनी भी चीजें होती हैं सभी पर मंगल का प्रतिनिधित्व पाया जाता है। जैसे मानिए अनार हुआ, ठीक है, लाल मसूर हुआ। हम खाने में जितने प्रकार के मसाले हैं, गर्म मसाले, उसका जो है प्रतिनिधित्व मंगल करता है। रत्नों में ये मूंगा है और इसका मेटल जो होता है वो तांबा है, ठीक है। अगर हम मंगल के यंत्र को इसको मूंगा को अगर हम पहनने के लिए किसी को कहेंगे तो हम तांबे में कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो है कारक माना जाता है। लेकिन अधिकतर लोग चांदी में पहना देते हैं, चांदी में भी चल जाता है क्योंकि चंद्रमा और मंगल मित्र माने जाते हैं, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्लेनेट आता है बुध, ठीक है। बुध बुध को हम युवराज कहते हैं। क्या कहते हैं? युवराज। कुलदीप अग्रवाल, पूछिए क्या पूछना है। कुलदीप जी अगर है तो पूछिए क्या पूछना है। चलिए कोई बात नहीं। बुध बुध को सबसे छोटा प्लेनेट माना जाता है। पिता के सबसे नजदीक कौन रहता है? वो बेटा जब जवान हो जाता है ना, 18 साल का, तो पिता का बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है और पिता से दोस्ती भी हो जाती है उसकी। तो देखिए सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा प्लेनेट है? मरकरी, ठीक है। पृथ्वी तो दूर है, पृथ्वी के दोनों तरफ चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी से, सूर्य से दूर है। वीनस सेकंड पोजीशन पे आता है, सबसे नजदीक जो मरकरी है। लेकिन मरकरी उतना गर्म प्लेनेट नहीं है जितना शुक्र माना जाता है। शुक्र ज्यादा प्लेनेट गर्म है, बुध से ज्यादा गर्म मान, बुध शुक्र दूर होने के बाद ज्यादा गर्म है। तो मरकरी सबसे नजदीक रहता है और इसको हम युवराज की संज्ञा देते हैं। तो जो बच्चे के रूप में, युवराज के रूप में, या नवयुवक जो होता है, उसके बारे में हम विचार करेंगे तो बुध से करेंगे। अब इसका बुध से विचार कैसे करेंगे ये समझिए। मान लीजिए बुध की दशा चल रही हो, ठीक है, किसी की शादी होने वाली हो, तो पता चला कि सॉरी हमारी, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गुड। बुध की दशा चल रही हो और हमारी एज 27 साल है ना। सर लेट तो ज्वाइन किया। माइक अपने म्यूट कर लीजिए, ठीक है। बुध की दशा चल रही हो तो जो हमारा जो जीवन साथी मिलेगा जिससे हमारी शादी होगी वो बहुत छोटा होगा, कम उम्र का होगा। 18 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, मतलब उम्र में काफी अंतर होगा। आवाज कट रही सर आपकी। अब आ रही है आवाज? सर वीडियो कट कट के आ रहा है सर। अब अभी भी कट के आ रहा है? हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक है। तो कई बार इंटरनेट हो जाता है गड़बड़, ऊपर नीचे होता रहता है। तो बुध, मैं सर कहा था, पूछ सकती हैं आप क्या करवाना?
मैं भटक गया, ध्यान से उतर क्या बोल रहा था। हाँ पूछे, क्या कर रही थी? सर मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरे को अब ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, अब सुबह सुबह दे दूंगा मैं, ठीक है, कल मिल जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध ठीक है। हाँ ठीक है, मैं शादी के बारे में विचार कर रहा था। तो जब बुद्ध की दशा चलती है तो लड़का हो या लड़की, जिसकी भी शादी होगी अपने से बहुत छोटे कम उम्र से होगी। जैसे मान ली करीना की शादी हुई तो 10 साल बड़े लड़के से हुई, है ना। इतना जब अंतर होता है तो अगर बुद्ध की दशा चल रही है तो आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी मिलेगा वो बहुत कम उम्र का होगा, आपसे बराबर का नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से शनि आता है, राहु आता है, तो कहा जाता है कि आपसे ज्यादा उम्र का होगा, है ना। तो बुद्ध नवयुवक का कारक है। जब इसकी दशा चलती है तो फिर जो जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं वो नवयुवक होगा, ठीक है। बुद्ध से व्यापार के बारे में विचार करते हैं, बुद्ध से ज्योतिष के बारे में विचार करते हैं, बुद्ध से गणित के बारे में विचार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गणित, कहा जाता है कि जिसका बुद्ध खराब हो गया वो गणित में जीरो होता, आईक्यू लेवल उसका जीरो हो जाता है। वो गणित पढ़ेगा ना उठाएगा तो ये 2 और 2 उसे समझ में नहीं आएगा, बल्कि इंग्लिश फर्राटेदार बुलवा लो, कुछ भी करवा लो, साइंस पढ़वा लो, हिस्ट्री पूरा याद करवा लो, लेकिन 2 और 2 4 नहीं कर पाएगा। उसे 10 तक की टेबल भी याद नहीं होगी, जिसका बुद्ध खराब हो जाता है, ठीक है। तो जब हम एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं तो गुरु को देखते हैं और बुद्ध को देखते हैं। दोनों अगर खराब है, 6 8 12 भाव लिए बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने में कमजोर होगा, चाहे सारे प्लेनेट अच्छे हो जाए। बुद्ध गुरु खराब, एजुकेशन चौपट। लेकिन गुरु ठीक है, बुद्ध खराब है, तो उसका मैथ कमजोर हो जाएगा। उसकी जो है मैथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सांख्यिकी वगैरह है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ वो आईएएस बन सकता है, जिसका बुद्ध खराब है आईएएस बन सकता है। बुद्ध खराब हो जाता, बिजनेस नहीं कर पाता, व्यापारी नहीं बन पाता, ज्योतिष नहीं सीख सकता। तो बुद्ध के लिए ज्योतिष सीखने के लिए बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है। सर बुद्ध अगर रिट्रो हो तो? रेट्रो क्या होता है मैंने आपको समझाया अभी। आप दो ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है। एक ट्रेन में आप बैठी हैं, एक ट्रेन बगल में है। बगल वाली ट्रेन स्लो चल रही है, आपकी ट्रेन तेज चल रही है, ठीक है। तो आप आगे तेजी चल रही है और बगल वाला ट्रेन स्लो चल रहा है। तो स्लो चल रहा है इसका मतलब वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे थोड़ी जा रहा है, स्लो चल रहा है बस। तो कोई भी प्लेनेट रेट्रो नहीं होता, ठीक है, कि रेट्रो हो गया तो बुरा फल देगा, ऐसा मत सोचिए कि रेट्रो हो गया तो बुरा फल देगा। वो उसी भाव में है, वो बुरा फल नहीं देता है। लेकिन हाँ, प्रिडिक्शन में इसका एक अलग तरह से रूल है, वो हम आपको बताएंगे। उससे हम यूज करते हैं प्रिडिक्शन में, जब हम गोचर ट्रांजिट यूज करते हैं। तो रेट्रो प्लेनेट बुरा फल करेगा ऐसा नहीं है। ज्योतिष में कहा जाता है कि जो प्लेनेट बुरा फल है रेट्रो होने पे ज्यादा बुरा करता है ना। वो उसका उसका कारण क्या है वो हम समझेंगे प्रिडिक्शन में। जो प्लेनेट अच्छा है वो रेट्रो होने पे भी अच्छा फल देगा, ठीक है। वो क्यों देता है वो जब आप प्रिडिक्शन में आएंगी अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेट्रो से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट्रो हो गए तो आप गणित नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भाव कौन से एक्टिव है, एजुकेशन के भाव अगर एक्टिव है तो कोई भी प्लेनेट आपको एजुकेशन दे सकता है। राहु केतु शनि भी आपको एजुकेशन दे सकते हैं अगर उनमें एजुकेशन के भाव चौथा भाव, पांचवा भाव और नवा भाव, ये एजुकेशन के भाव होते हैं। तो ये अगर एक्टिव रहेगा आपके प्लेनेट में, चौथे का स्वामी, पांचवे का स्वामी या नवे का रहेगा और 11 से कहीं कहीं संबंध बनेगा नक्षत्र से, तो वो कोई भी प्लेनेट आपको एजुकेशन दे देगा। और गुरु में ये भाव एक्टिव नहीं है तो गुरु ही एजुकेशन नहीं देगा। हाँ? तो भाव ही फल देते हैं, प्लेनेट का बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं होता। हाँ उस चीज के कारक हैं तो उनमें उनमें नैसर्गिक रूप से एक्टिव होता है। जैसे एक गुरु हुआ, गुरु आपसे प्यार से बात करता है, गुरु आपको एजुकेशन देता है, तो उसमें नैसर्गिक रूप से एजुकेशन के भाव एक्टिव होते हैं, है ना। तो गुरु में दो दो अपने 4 5 9 11 भाव नैसर्गिक रूप से एक्टिव होते हैं।
उसमें रहे ना रहे, हाँ उसमें 6 8 12 नहीं आना चाहिए, फिर एजुकेशन हो जाती है। 6 8 12 आ जाने से फिर वो भाव खराब हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष का कारक हो गया बुध, गणित का कारक हो गया, जितने भी न्यूज़पेपर का कारक जो है बुध है, और जितने भी कम्युनिकेशन के साधन, रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, और जितने भी पब्लिकेशन है जो किताब छापते हैं, किताब प्रिंट करते हैं, प्रिंट मीडिया हुआ, इसका कारक जो है बुध है ना। और बुध, जैसा कि हमने चर्चा किया था, प्लेनेट बुध की राशि, बुध के लग्न, जैसे मिथुन पे चर्चा किया था, कन्या पे चर्चा किया था, कि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बुध की जो है बुध का लग्न है, अर्थात बुध इंटेलिजेंसी का भी कारक माना जाता है ना। जिसका लग्न में बुध बैठ गया वो फिर व्यक्ति काफी इंटेलिजेंट होता है। बुध की लग्न जो है वो 3 और 6 कन्या और मिथुन लग्न में हो तो वो व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट होता है अन्य के मुकाबले। तो बुध का प्रभाव लग्न पे हो, लग्नेश से हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। बुध अगर खराब हो गया, बुध खराब हो गया अर्थात उसमें 6 भाव में चला गया, 8वें में चला गया, उसका नक्षत्र स्वामी 12वें में चला गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति 6 8 12 लेके बैठा है अगर बुध, तो उसकी इंटेलिजेंसी खत्म, वो मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, सामान्य व्यक्ति हो जाएगा वो। तो इंटेलिजेंसी के बारे में विचार करते हैं बुध से। नर्वस सिस्टम और स्किन दोनों के बारे में, शरीर के अंगों में हम बुध से विचार करते हैं। खाने पीने की चीजों में देखा जाए तो जो उपचार हम करते हैं, हरे रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं खाने पीने के लिए, हरे रंग के कपड़े हैं, हरे रंग के रत्न है, हरे रंग के पत्थर है, वो सब चीज जो है हम बुध से विचार करते हैं। बुध का कलर जो है ग्रीन माना जाता है, ठीक है। जो आकाश मंडल हम देखेंगे ना, ये बुध जो है ग्रीन कलर का है, तो इसकी जो रेज निकलती है वो ग्रीन कलर की निकलती है, और ग्रीन कलर की निकल के हमारे पास पहुंचती है, तो इसका कलर ग्रीन है, ठीक है। मंगल का रेड माना जाता है, गुरु का जो है पीला माना जाता है, मंगल का लाल माना जाता है, और इसका रत्न जो है एमराल्ड है, पन्ना जिसे कहते हैं, और कुछ तो रह नहीं गया इसमें। तो रिलेशन में नवयुवक हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलेशन में चाइल्ड हो गया, है ना, नवयुवक हो गया, ठीक है। इतना ही चीजें हैं बुद्ध में, और इसको समझना ज्यादा जरूरी है। नोट कर लीजिएगा, जब आप सुनिएगा वीडियो तो नोट कर लीजिएगा, बाकी किताबों में हो सकता है मिल जाए, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो मेरा विचार था, क्योंकि आप लोग अधिकतर लोग एस्ट्रोलॉजी से कहीं कहीं जुड़े होंगे, तभी जो है सीखने का विचार बना है। तो इतना सब चीज आता होगा आप लोगों को, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी यूज कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को इसमें किया। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है, सर्दी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर इसको जैसे कहते हैं अष्टम का दोष नहीं लगता, तो उसको चंद्रमा और कैसे सूर्य को, चंद्रमा और सूर्य को, वो तो होगी ना लॉर्डशिप। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो बुध को अष्टम में होने का दोष नहीं लगता। चंद्रमा और सूर्य का तो मुझे पता है कि अष्टम का दोष नहीं लगता। बुध के बारे में कभी पता नहीं, सुना नहीं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपने चर्चा कर ली है, तो हमारा मकसद पढ़ाना नहीं, आप लोगों को समझाना भी है, ताकि आगे आप लोग अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए फोर्थ का कोई स्वामी है, फोर्थ का स्वामी है और अष्टम में बैठ जाए, ठीक है, फोर्थ का स्वामी होकर के, फोर्थ का स्वामी होकर के अष्टम में बैठ जाए, तो फोर्थ भाव किसका होता है? एजुकेशन का होता है, और अष्टम में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का एजुकेशन खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो दोष क्यों नहीं लगता, वो किस आधार पे कहा गया? देखिए, किताबों में जो चीज लिखी गई है वो यूज कैसे किया जाता है, वो किस मकसद से लिखा गया है कि दोष नहीं लगता, है ना। अब हर चीज का मकसद यहाँ पे है, लिखने का एक एक लाइन का महत्व होता है।
तो दोष क्यों नहीं लगता, वहां पे क्या कारण है वो समझना पड़ेगा। बुध इंटेलिजेंट माना जाता है, बुध से प्रभावित व्यक्ति। अब वहां लग्नेश होकर के अष्टम में बैठा तो व्यक्ति 1 और 8 भाव को बता रहा, तो निश्चित रूप से उसका जो दिमाग जो है कुछ गूढ़ रहस्यों को ढूंढने का प्रयास करेगा, है ना, क्योंकि इंटेलिजेंट का कारक है वो। अब वो अपने दिमाग का यूज कुछ छुपी हुई चीजों को ज्ञान प्राप्त करने का, रहस्यों को ढूंढने का काम करेगा। तो वहां पर बुद्ध को उसका दोष नहीं लगेगा, है ना। हाँ सर, लेकिन ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो लेकिन अगर वही 4th का मालिक अष्टम में बैठेगा, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे एजुकेशन चौपट कर देगा। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, एजुकेशन को चौपट कर देगा। वहां पे क्या होगा, आपकी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि 4th भाव 5th से 12वां पड़ता है, उसका संबंध अष्टम से बनता है, तो बच्चे नहीं होते। ठीक है, 5th का स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए तो धन का नुकसान कराता है, और अबॉर्शन वगैरह कराता है। 4 8 रहेगा तो बच्चे कंसीव ही नहीं करेगी माता, बच्चा पेट में ही नहीं आएगा। 5 का मालिक 8वें में रहेगा तो फिर क्या होगा, बच्चा तो आएगा लेकिन 2 महीने बाद गिर जाएगा, 1 महीने बाद कुछ न कुछ समस्याएं आ जाएंगी। तो किस भाव का स्वामी होके कहाँ बैठा हुआ है, इसका ज्यादा महत्व है, ना कि वो दोष नहीं लगता इसका महत्व है ना। तो हमें ये समझना है कि कौन सा मालिक किस भाव का होकर के कहाँ पे बैठा, किस भाव का फल वो दे रहा है, उसका ज्यादा महत्व है। तो सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, ये हमने भी किताबों में पढ़ा है। लेकिन अगर वो 12वें का स्वामी होकर के, 4थे का स्वामी होकर के, 5म का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो बच्चे से रिलेटेड चीजों का नुकसान करता है। अर्थात 5म का स्वामी अष्टम में चला गया, है ना, तो वहां एजुकेशन तो दे देगा, एजुकेशन दे देगा, क्योंकि 5म भाव एजुकेशन का भी है, 4th भाव एजुकेशन का भी है, तो वो एजुकेशन तो थोड़ा वो दे देगा कुछ स्पेशल चीजों का, लेकिन वो फिर सामान्य बच्चा नहीं रह जाता। सामान्य मतलब एक हमें आगे बढ़ने के लिए हमें हिंदी भी आनी चाहिए, हमें संस्कृत भी आने चाहिए, हमें मैथ भी आना चाहिए, इंग्लिश में सब में 16 नंबर 17 नंबर पाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे। और किसी में हम टॉप कर जाए, 100 में 100 पा जाए और किसी में फेल हो जाए, तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। तो 4-8 वाला ऐसा ही बच्चा होता है, वो एक चीज को समझ लेता है, फिर उसी के पीछे लगा रहता है, बाकी चीज छोड़ जाता है। तो वहाँ एजुकेशन में कुछ चीजों में स्पेशल है, कुछ बेकार हो जाता है। 5 का 8 रहेगा तो बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका प्रेम संबंध टूटता बनता रहेगा, ये सब चीजें। तो भाव का हमें ज्यादा महत्व है, हमें वो उस लाइन को हमें देखना पड़ेगा कि वो अष्टम का दोष नहीं लगता, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है ना, वहां पे। चलिए, जुपिटर एजुकेशन का कारक है, जुपिटर हमारे गुरु का कारक है, जुपिटर वकील का कारक है, जुपिटर एक प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लोगों को सलाह देने का काम, गुरु का काम क्या होता है, सलाह देना, लोगों को रास्ता दिखाना, लोगों को ज्ञान बांटना, तो वो सबका कारक जो है गुरु हो जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कारक गुरु हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का गुरु बुध दोनों अच्छे चाहिए, और वकील का, आर्किटेक्ट का, एडवाइजर का, तो जितने प्रकार के एडवाइजर हैं, हमें जितने तरह के सलाहकार हैं, सबका गुरु अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो कोई व्यक्ति एडवाइजर नहीं बन सकता। तो सीए हुआ, वकील हुआ, आर्किटेक्ट हुआ, टीचर हुआ, टैक्स कंसल्टेंट हुआ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हुआ, इंश्योरेंस कंसल्टेंट हुआ, कोई भी कंसल्टेंट बनना हो तो गुरु अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा नहीं है, अब कोई पूछे मैं क्या बन सकता हूँ, तब आदमी सोचने लगता है कि हम क्या देखें, ये कंसल्टेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता, है ना। तो हमें क्या देखना है, उसका गुरु अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और 10वें इसका संबंध अष्टम से होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव इंश्योरेंस का है, 10वां भाव हाँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड कंसल्टेंट में बीमा में से जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता, तो हम अष्टम से देखेंगे, ठीक है। तो वो कंसल्टेंट किस प्रकार का बनना चाहता, फाइनेंस कंसल्टेंट बनना चाहता, फाइनेंस का कारक क्या है, दूसरा भाव, धन का भाव, दूसरा भाव, तो 10वीं का संबंध दूसरे से बनेगा, दूसरे का स्वामी 10वीं में बैठेगा, या लग्न से दूसरे के संबंध बने, तो व्यक्ति कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकता है ना।
शेयर मार्केट का कंसल्टेंट बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ? तो पहले तो हम देखें गुरु कैसा है इसका। गुरु में 6-8-12 तो नहीं है, 5-8-12 तो नहीं है, 5-8-12 का संबंध तो नहीं बन रहा। तो पहले गुरु ठीक हो गया। अब फिर शेयर मार्केट का कंसल्टेंट बनना है इसको, तो कैसे बनेगा? शेयर मार्केट क्या बताया था? 5th भाव, है ना? 5th भाव शेयर मार्केट का है, तो उसका संबंध दशम से बनना चाहिए। उसका संबंध या लगन से बने या दशम से बने। लगने से या पंचम में बैठे या फिर दसवें से पंचम में बैठे, या दोनों के स्वामी एक साथ बैठ जाए, तो एक वो संबंध बना। दूसरा, गुरु अच्छा होना चाहिए। तो हमें कौन सा व्यक्ति कंसल्टेंट बनाएगा, वो हमें भाव से संबंध बताता है। प्लस हमें गुरु को ध्यान देना है, गुरु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गुरु एक अच्छा एडवाइजर होता है। तो गुरु अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप एडवाइस नहीं बन सकते। आप चाहे कितना भी नॉलेज है, लेकिन आप अच्छे समझा नहीं सकते लोगों को, तो फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो नॉलेज से ज्यादा हमें तरीका आना चाहिए। जिसका गुरु अच्छा होता है उसको सिस्टम पता होता है कि हमें दूसरों को रास्ता कैसे दिखाना है, चाहे उसे खुद भले ना आता हो, लेकिन दूसरों को रास्ता दिखा देगा। गुरु अच्छा रहेगा, एडवाइजर अच्छे होते हैं। शरीर के अंगों में देखा जाए, देखिए गुरु क्या होता है कि हमारे सोलर में सबसे बड़ा प्लेनेट है जो है गुरु है, सूर्य को छोड़ करके, है ना? गुरु बड़ा है। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंगों में लीवर, शरीर के पार्ट में लीवर गुरु का कारक होता है। जब गुरु खराब होता है तो हमारे लीवर में इन्फेक्शन होता है, लीवर खराब हो जाता है, खाना नहीं पचता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पीलिया से रिलेटेड, HB, हेपेटाइटिस बी वगैरह जो रोग होते हैं ना, वो सब जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गुरु अच्छा होना चाहिए। मोटापे का कारक गुरु माना जाता है, तो जब गुरु बिगड़ जाता है तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। साथ साथ ब्राह्मण का कारक गुरु माना जाता है। और कपड़ों में पीला कपड़ा, पीले कलर के खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं सब पीले कलर की होनी चाहिए। जितने भी फ्रूट हैं पीले कलर वाले सब गुरु से देखा जाता है। जिसमें फल में पपीता हो गया, केला हो गया, ये जो है गुरु से रिलेटेड है। चने की दाल खास करके हम मानते हैं गुरु से रिलेटेड है। वैसे जितने भी तरह की दालें हैं सब पीली ही होती है, उसका कारक जो है गुरु है। रत्न में इसका पुखराज आता है और मेटल में गोल्ड आता है, क्योंकि वो भी पीले कलर का है। ठीक है, और बुद्धिमानी का कारक भी गुरु होता है। ठीक है, लगभग हो गया, इतना ही है। तो एजुकेशन का कारक, हाँ एजुकेशन का कारक जो है गुरु है, जैसा पहले बताया आपको। एजुकेशन के लिए हमें गुरु को ही देखना है। कोई टीचर का कारक, सीए का कारक, तो ये हमने बताया कि इसका यूज कैसे करेंगे, कि गुरु अच्छा होगा तभी वो व्यक्ति प्रोफेशन में उसको अपना पाएगा। जब हम यूज करेंगे तो इस तरह से करेंगे। कोई व्यक्ति टीचर बन सकता है, नहीं बन सकता, तो देखेंगे भाई उसका गुरु अच्छा है, लग्न से संबंध बना रहा है, दशम से संबंध गुरु बना रहा है, तो व्यक्ति टीचर बन सकता है। तो जो वही टीचर होते हैं, जब हम चार्ट पढ़ेंगे टीचर का, तो हम पाएंगे कहीं कहीं दशम से या छठा भाव नौकरी है, तो छठे भाव से गुरु का संबंध बन रहा है। लगन अर्थात हमारा टीचर बनने का विचार है, व्यक्तित्व तो हमारा टीचर जैसा है, तो फिर लग्न से संबंध बनेगा गुरु का, तो हम टीचर बन सकते हैं। दसम भाव प्रोफेशन का है, उससे जो है बनेगा गुरु का, तो हम टीचर बन सकते हैं। तो 1, 6, 10 कहीं कहीं जब हम चार्ट को मिलाएंगे, 8-10 चार्ट देखते हैं टीचर के ऊपर, तो निश्चित रूप से उसमें समझ में आ जाएगा कि टीचर कोई बन सकता है कि नहीं बनता, या टीचर ही होगा ये, वो भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जब उत्तर देना होता है तो हमें गुरु को देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन को देखना हो तो शिक्षा का कारक है, हम पहले गुरु को देखेंगे। गुरु अच्छा तो एजुकेशन होगा, नहीं अच्छा तो एजुकेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पत्नी का कारक है। ठीक है, पत्नी का कारक है, और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, अर्थात जो हमारा विपरीत लिंग है उसका कारक शुक्र माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इसमें बहुत सारे मतभेद है शुक्र को लेकर के। शुक्र में पत्नी का कारक तो हम मान लेते हैं, लेकिन पति का कारक नहीं मानते। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में हमने देखा बहुत सारे लोग नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, कोई मंगल को मानता है नाड़ी ज्योतिष में, लेकिन कोई समझा नहीं पाया
कि क्यों मानते हैं। मैंने कई लोगों से प्रश्न पूछा क्यों मानते हैं ये बता दो, तो जवाब नहीं आया उनका। तो आप लोगों के पास कोई अगर नॉलेज होगी कि शुक्र के अलावा पति का कारक शुक्र को क्यों मानते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर पता होगा तो क्यों मानते हैं, अगर अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो पति का कारक शुक्र को, पत्नी का कारक शुक्र। हमारा जो विपरीत लिंग है वो उसका कारक जो है हमारा जीवन साथी है, उसका कारक जो है शुक्र, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र है। तो जब विवाह का कारक शुक्र है, पत्नी पति, लड़का लड़की से शादी करेगा, लड़की लड़के से, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत है, वहां पर शुक्र ही अच्छा होता है। जब शुक्र अच्छा नहीं होता तो हमारा जीवन साथी अच्छा नहीं होता, तो वैवाहिक जीवन हमारा अच्छा नहीं बीतता। तो वैवाहिक सुख का कारक शुक्र है। अगर शुक्र खराब हो गया, शुक्र में 1, 6, 10 के साथ 8 भाव, पहला भाव, छठा भाव, 10वें भाव के साथ 8 या 12 भाव हो जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, उसका तलाक होना फिक्स है। फिक्स है मतलब वो लड़ते झगड़ते रहेंगे या फिर अलग हो जाएंगे। सर तलाक का कौन सा बताया? पहला भाव, छठा भाव तलाक का वैसे है। पहला भाव अकेले रहने का, सिंगल है ना। छठा भाव तलाक का होता है, और उसके साथ एक से 8 या 12 अगर एक्टिव हो जाते हैं तो तलाक हो जाता है। तो शुक्र अगर खराब हो गया। सर हाँ बोलिए। पहला, छठा और 12 भाव गुरुजी। हाँ हाँ, 8 या 12 चर्चा करेंगे। 2 हफ्ते बाद मैरिज ही शुरू करेंगे सबसे। तो मैरिज में समझेंगे कि किस प्रकार से जिसकी शादी नहीं हो रही है या जिसका तलाक हो रहा है, तो 1, 6, 10 भाव कैसे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके पहले नाड़ी ज्योतिष के जो बेसिक होते हैं वो भी चर्चा होगी इसके बाद, थोड़ा बेसिक हम समझा दें आप लग्न में लोगों को। शुक्र बैठा हो सर, हम्म लगन का नहीं, पता सर। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वैदिक ज्योतिष ये बहुत गहराई में है, ये वैदिक ज्योतिष नहीं है। अभी तो हम सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं। लग्न में बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लग्न में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, क्योंकि शुक्र सुंदरता का भी कारक है। शुक्र सुंदरता का कारक है, शुक्र विलासता का कारक है। शुक्र जिसके लग्न में बैठ जाता है वो व्यक्ति घुघराले बाल वाला, सुंदर चेहरे वाला, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, लंबी बड़ी बड़ी आंखों वाला ना। तो शुक्र जहां बैठता है वो अपने अपने अनुसार व्यक्ति के उस भाग को सुंदर बना देता है, आकर्षक बना देता है ना, क्योंकि वो सुंदरता का कारक है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव को सुंदर बना देगा। लग्न में बैठेगा तो लग्न को सुंदर बना देगा। अगर सप्तम भाव में बैठेगा, सप्तम भाव से रिलेटेड जो अंग आते हैं उसको सुंदर बना देगा। अगर वो थर्ड भाव में बैठेगा, थर्ड भाव से रिलेटेड जो भाव है उसको सुंदर बना देगा। तो वो अपने अपने स्वभावानुसार उस भाव से रिलेटेड चीजों को बना देता है। वो अपना ना गुण है, लेकिन वो फल मैरिज में कैसा देंगे, तलाक में कैसा देंगे, वो प्रेडिक्शन के लिए सिस्टम दूसरा है। सिस्टम को समझेंगे हम। तो शुक्र जो है रेडीमेड कपड़ों का भी कारक है। सफेद कलर इसका माना जाता है, और हीरा या हीरा या हाँ, हीरा इसका जो है कारक माना जाता है रत्नों में। सफेद कपड़ा, और वो भी रेशमी। देखिए एक कपड़ा होता है कॉटन का, तो कॉटन का जो कपड़ा है वो तो हो जाता है चंद्रमा का सफेद, लेकिन जो कपड़ा हो जाता है रेशमी वो हो जाता है शुक्र का। जितने प्रकार के वाहन है, वाहन, महंगी गाड़ियां, लग्जरी आइटम्स, वो सब शुक्र के कारक हो जाते हैं। जितने प्रकार के गहने हैं, रत्न है, ज्वेलरी है, उसका कारक शुक्र है। मीडिया है, टीवी है ना, कलाकार है। अब कोई पूछता है भाई मैं टीवी कलाकार बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो वहां शुक्र अच्छा होना चाहिए। मैं एक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, पहले उसका क्या देखेंगे, शुक्र देखेंगे। 1 मिनट में शुक्र देखेंगे, शुक्र में कौन कौन से भाव एक्टिव है। तो अगर अच्छे एक्टिव है तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, रास्ता और है ना। तो 9 भाव में जो प्लेनेट ज्यादा, जो भाव सबसे बढ़िया है उससे रिलेटेड उसको जॉब करना चाहिए। सिंपल सा फंडा यहाँ पे। अब कई बार कई सारे भाव एक्टिव प्लेनेट अच्छे होते हैं तो हम फिर प्रेडिक्शन में दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, शुक्र अगर अच्छा है तो उसका प्रश्न है कलाकार बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। तो कलाकार का कारक, एक्टर और एक्ट्रेस का कारक जो है शुक्र माना जाता है। फिल्म मीडिया, प्रिंट मीडिया, सॉरी मतलब टीवी से रिलेटेड जो मीडिया है उसका कारक जो है शुक्र माना जाता है।
ज्वेलरी का कारक शुक्र है, सफेद कपड़े का, रेशमी कपड़े का कारक शुक्र है, ब्रांडेड कपड़ों का कारक जो है शुक्र है, ब्रांडेड गाड़ियों का कारक शुक्र है, कूलर पंखे का, कूलर पंखा जो है चंद्रमा कारक माना जाता है, लेकिन एसी है ना, एसी का कारक जो है शुक्र माना जाता है। तो जितने भी लग्जरी आइटम्स है उसका कारक शुक्र है। मतलब हम पंखे से कूलर से भी आराम से रह सकते हैं, लेकिन अगर हम एसी खरीद रहे हैं तो हमारा शुक्र बहुत बढ़िया, तभी हम खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं खरीद पाएंगे ना। तो जिसका शुक्र होता है वो बहुत लग्जरियस लाइफ बिताता है। उसके पास गहने खूब होते हैं, गाड़ियां खूब होती हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, सुंदर मकान होते हैं, उसका मकान सुंदर होता है। अब कहते हैं सुंदरता का कारक है। तो शुक्र की दशांतर दशा में अगर अधिकतर लोग गाड़ी खरीदते हैं, शुक्र के दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा गाड़ी खरीदते ही खरीदते हैं, लेकिन शुक्र की दशांतर दशा अगर आपने मकान बनाया वो मकान खूब सुंदर सा होता है ना, खूब दीवालों पे नक्शे बने होते हैं, मतलब सिंपल मकान नहीं में होता वो, सिमनियां बनी होती हैं, आसपास फूल पौधे लगे होते हैं, मतलब वहां जाकर के मन खुश हो जाता है। तो शुक्र अच्छा होता है। शुक्र की दशा में अगर मकान हम खरीदते हैं तो थोड़ा सा लग्जरी मकान खरीदते हैं, महंगा मकान होगा और आसपास डेवलप एरिया होगा और सुंदरता होगी। तो इस तरह से हर प्लेनेट का कुछ कुछ कारक है। तो शुक्र सुंदरता का कारक होने के कारण ये लग्जरियस मकान देता है, गाड़ी भी हमें लग्जरी देगा, कपड़े भी हमें लग्जरी पहनाएगा। 10-20 रुपए वाले 100-200 वाले कपड़े पसंद नहीं आते, फिर उसे 5,000-10,000 वाले कपड़े पसंद आते हैं। मतलब अपनी हैसियत से ज्यादा, जब शुक्र की दशांतर आती है तो व्यक्ति अपने हैसियत से ज्यादा महंगे कपड़े खरीदता है ना, और अगर है तो और ज्यादा, तो दुनिया की सबसे बढ़िया से बढ़िया चीजों को पहनना चाहता है, खरीदना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। तो मुख्य रूप से हम जो क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वो आते हैं, शादी कब होगी, तलाक कब होगा, हम गाड़ी कब खरीदेंगे, मकान कब खरीदेंगे, हमें क्या उपाय किया जाए कि हम शुक्र से जो बुरा है उसे छुटकारा पा जा सके, शुक्र के लिए हम क्या दान करें। तो शुक्र के दान हमें करना सफेद कलर की चीजें कोई भी, और चावल भी हम करते हैं, ब्रांडेड चावल, साथ साथ दही, हमने बताया दही का कारक जो है शुक्र है। गाय का कारक, गाय को भी शुक्र का कारक, गाय को भी हम सफेद गाय को शुक्र का कारक मानते हैं, और इन्हीं चीजों से हम उपचार भी करते हैं, है ना। अगर शुक्र को बढ़िया बनाना है तो हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जो सुहागन औरतें हैं, जो अपने पति से ज्यादा अच्छे प्यार से रहती है, प्रेम से रहती है, उनकी सेवा करते, उनको भोजन कराना चाहिए, है ना। पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, तो उससे शुक्र अच्छा हो जाता है। तो लगभग शुक्र में इतना ही चीजें हैं। और हम चलते शनि में। एक आता है फायर ओपल ना, फायर ओपल भी जो है शुक्र का रत्न माना है। फायर ओपल कहिए, ओपल कहिए, ओपल सफेद कलर का पत्थर है, उसके ऊपर ना लाल पीले हरे नीले जैसे ये ना स्टार चमकते हैं ना आसमान में, लेकिन स्टार तो पीले कलर के ही होते हैं, उसमें ना अलग अलग बैगनी, ब्लू, रेड, येलो, अलग अलग कलर की किरणें निकलती हैं, जैसे प्रिज्म में से निकलता है, या सूरज में किरणों में जैसे साफ कलरें होती है, जैसे इंद्रधनुष में होता है, वैसे ही ओपल में भी 7 प्रकार की अलग अलग प्रकार के की चमक निकलता है, हीरे में से निकलता है, उसमें निकलता है। तो हीरा तो बहुत महंगा रत्न है, वो सभी की बस का नहीं है खरीदना, तो उसका उपचार हम ओपल से करवाते हैं। ओपल को भी अगर धारण करवाते हैं तो भी वो शुक्र का काम करता है। ठीक है, तो 2 रत्न हो गए इसके, शुक्र के, ओपल और हीरा। एक रत्न और आता है जो पुखराज है ना, पुखराज एक पीला होता है, एक व्हाइट पुखराज आता है, तो व्हाइट पुखराज से हम शुक्र का उपचार करते हैं। ठीक है, तो 3 रत्न एक तरह से हमारे पास अवेलेबल है जो हम उन्हें बता सकते हैं। शनि, शनि कुछ कहना है? नहीं। दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं जिनसे हम दूरी
बनाना चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हम पास नहीं रख सकते, और बिना उनके हमारा काम भी नहीं चलता। अगर वो हमसे दूरी बना ले तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा हमारे नजदीक आ जाए तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। जैसे बाल, ठीक है, ये बाल, इसका कारक शनि है। नाखून, हमारे हाथ में ये है, हमारी रक्षा कर रहा है, अंगुलियों में नाखून है तो हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन यही नाखून अगर बड़े हो जाते हैं ना तो ये किसी न किसी दिन चोट लगा सकते हैं आपको। उसी तरह से बाल हुआ, ये एक स्टैंडर्ड साइज के होते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, और करीने से कटे झड़े होते तभी अच्छे लगते हैं। अगर ये उलझे हो तो फिर बदसूरत सा चेहरा बन जाता है। बालों से व्यक्ति की सुंदरता बनती और बिगड़ती है, लेकिन हाँ एक लिमिट में रहेंगे तो ही अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो शनि नाखून का कारक है, बालों का कारक है। नौकर, नौकर के बिना हमारा काम नहीं चलता। हमारे घर में खाना बनाने वाली ना हो, हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली ना हो, चलिए हमारे घर में ना हो कोई बात नहीं, रोड पे तो झाड़ू पोछा लगाएगा ना, या किसी का भी काम बिना नौकर, कोई बड़ी कंपनी खोलनी है तो हमें नौकर चाहिए ना, देश चलाना है तो नौकर चाहिए। तो नौकरी करने वाला अपने अंडर में हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमें रखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे तो हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं कई बार। तो हमें ये सावधान रखना चाहिए, शनि से रिलेटेड चीजों को बहुत ही भाव नहीं देना चाहिए, है ना। एक लेवल तक उनसे प्यार भी करना चाहिए और दूरी बना के रखना चाहिए। शनि जब भी खराब होता है तो मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कहते 7.5 आ गई, अर्थात लोग पहले ही आधे डर जाते हैं कि 7.5 आने वाली है। 20 एस्ट्रोलॉजरों को फोन मिला देंगे, इतना इतना ज्यादा इसका डर है 7.5 का, कि एक के कहने तो मानेंगे नहीं, फिर दूसरे को फोन, जब तक पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक पंडित जी को मिलाते रहेंगे और संतुष्टि कहीं से नहीं मिलेगी। शनि का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ लोगों के दिमाग में। तो शनि जो है मानसिक परेशानी देता है। शनि स्लो प्लेनेट माना जाता है, तो व्यक्ति के जब शनि की का प्रभाव आता है चंद्रमा पे या मस्तिष्क पे, दिमाग पे आता है, मन पे आता है, तो व्यक्ति स्लो हो जाता है, निर्णय स्लो करता है, और जो व्यक्ति निर्णय स्लो करता है फिर तरक्की रुक जाती है, कहीं ना कहीं वो कर्जे में फंस जाता है। पैसा तो ले लिया, हमें दुकान चलाना है, लेकिन दुकान उस लेवल से नहीं चला पा रहा है जितना उसे चलाना चाहिए, नुकसान हो रहा है, ब्याज भरना पड़ रहा है। शनि जो है रोग का कारक है और मृत्यु का कारक है, ठीक है। तो शनि कहते हैं कि न्याय का भी कारक है, लेकिन मृत्यु का भी कारक है। शनि जब खराब हो, शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा में व्यक्ति रोगी जरूर होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी शनि की दशा चल रही है तो व्यक्ति रोगी जरूर होगा, क्योंकि रोग का कारक है ये। अधिकतर रोग की शुरुआत शनि की दशा में ही होती है। तो जितनी बीमारियां हैं सब शनि देता है। मृत्यु के टाइम पे शनि का संबंध लग्न से, अब बोलिए। सर आपने ये कहा ना अभी जो शनि की दशा में रोग जरूर होगा, तो मेरी तो फिलहाल शनि की महादशा चल रही है सर। हाँ कोई बात नहीं, चल रही। कब शुरू हुई है? ये अभी 2019 से शुरू हुई है सर। हाँ तभी शुरुआत हुई है ना। हाँ अभी सर। तो अभी तो शनि में शनि चल रहा है, हाँ शनि में शनि है। शनि में शनि चल रहा है। उसे एक अच्छा प्लेनेट चाहिए, अच्छा मतलब अपने अपने मुकाबले का। कहते कि शेर अकेला शिकार नहीं करता, वो इंतजार करता कि दूसरे तरफ से कोई घेरने वाला आ जाए, तब वो शिकार करता है। तो जब कोई बुरा प्लेनेट आएगा ना, जो बुरा प्लेनेट आपके चार्ट में होगा, तब वो बीमार डालता है, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, तो जो बुरा प्लेनेट होगा उसकी अंतर्दशा जब आएगी, ठीक है, और 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 देख लीजिएगा चार्ट में जो छठे पोजीशन का नंबर होगा डिग्री वाइज, छठे पोजीशन पर, अर्थात सबसे कम डिग्री का प्लेनेट और उससे ज्यादा वाला जो होगा, 7 प्लेनेट होते हैं राहु केतु को छोड़ के, उस प्लेनेट में उस प्लेनेट से रिलेट संबंध अगर शनि बनाता है, जब बनाएगा तब रोग होने की संभावना बढ़ जाती है गोचर में, ट्रांजिट में। केवल लेकिन ट्रांजिट में सर।
हाँ अब देखिए उसकी दशा तो लंबी है, लेकिन ये थोड़ी कि आते ही रोक देना शुरू कर देगा, आते तो नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, एक अंतरदशा मिलेगी उसे, एक प्रत्यंतदशा मिलेगी, तब वो शुरुआत करता है। तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि शनि जो है बहुत ज्यादा परेशान करता है। शनि जब भी आए तो हमें एक्सरसाइज करना बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, आलस छोड़ देना चाहिए, सुबह उठ करके दौड़ना चालू कर देना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी एक्सरसाइज करना चाहिए। किसी काम को टालना नहीं चाहिए, हम टालते बहुत शनि के दशा में, तो किसी काम को टालना नहीं चाहिए। वैसे भी आप बिजनेस करते हैं, आपको सुबह उठ करके दुकान पे ही भागना है, पेट्रोल पंप पे जाना है, तो वहां पे आपको आलस नहीं करना। अगर आलस करेंगे तो नौकर चाकर जो है पैसा इधर उधर कर सकते हैं, वो सावधानी बरतनी है, नुकसान होगा तो आपका ही होगा। तो आलस नहीं करना, आलस पूरी तरह त्याग देना। तो एक तो धन का नुकसान होने से बच जाएगा, सुबह एक्सरसाइज करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है ना शरीर में। तो जब स्लो होता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, समस्याएं आती हैं, थक्का सा जम जाता है ब्लड में, तो वो कहीं ना कहीं रोग पैदा करता है शनि। शनि के अंदर एनर्जी जो है वो शरीर के प्रवाह को कमजोर कर देती है, धीमा कर देती है। जब धीमा कर देगी तो व्यक्ति रोगी होना शुरू हो जाता है। तो उस चीजों को हमें होने ही नहीं देना है, पहले से एक्सरसाइज शुरू कर देनी है, पहले से हमें किसी काम को टालना नहीं है। कोशिश जब हमें पता है तो हमें उस चीज को प्रयास कर सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। अगर नहीं पता रहेगा तो हम नहीं बच पाएंगे। शनि का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी बनती है ये इस मंत्र के द्वारा दूर हो सकती है। शनि की चीजों को हमें पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है शनि की जब दशा आती है तो हमें पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, तो 7 बार घूमते हैं, 10-15 मिनट वहां बिताते हैं, ठीक है। वहां योगा अगर वो कर सकते हैं तो वो कीजिए, सुबह सुबह योगा कीजिए, तो ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन, प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन मात्रा बढ़ी रहेगी, कोई रोग नहीं होगा ना। तो हमें ऐसी चीजों को, काम को बढ़ा देना चाहिए जिससे रोग हो सकता है ना, मतलब रोग, जिस चीज से रोग हो सकता है उसको, उससे हमें बचना चाहिए, ऐसे हमें काम करना चाहिए जिससे हमें रोग ना हो। तो ये सब चीजें बढ़ा देनी चाहिए, दान वगैरह बढ़ा देना चाहिए, पीपल पेड़ की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो सब्जी, ब्लैक कलर की जितनी सब्जियां हैं शनि से कारक है, लोहे पर शनि का अधिकार है, कोयले पर शनि का अधिकार है, कोयले पर कुछ लोग कहते हैं राहु का अधिकार है, तो लोहे पर काले रंग की जितनी वस्तुएं, काले रंग के कपड़े हुए, सब पे शनि का अधिकार माना जाता है। रत्नों में नीलम, नीली पे शनि का अधिकार है। अगर आउट ऑफ कास्ट पर शनि का अधिकार है, हमारी शादी अगर होती है, शनि की दशा चल रही हो, राहु की प्रत्यंत दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही हो, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें आपकी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, और अरेंज मैरिज अपने इरादे में करना चाहते हैं। तो राहु केतु शनि अगर आपस में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी नहीं होगी। आप ऐसे ही टाल सकते हो कि पंडित जी हैं या ठाकुर साहब हैं और अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो अपने बिरादरी में शादी कर रहे हैं, शादी नहीं होगी। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, शादी होती नहीं है। 2-4 साल बचा हुआ, भैया कह दो अभी बुद्ध की दशा आएगी तब शादी होगी। कारण क्या कि शनि राहु केतु जो है ये आउट ऑफ कास्ट मैरिज करवाते हैं। लेकिन हाँ, हमें अंतर दशा को भी चेक करना है, शनि के साथ जो प्लेनेट बैठा है उसको भी चेक करना है। अगर गुरु के साथ बैठा शनि है ना, राहु जो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर शुभत्व भी आ जाता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आउट ऑफ कास्ट का कारक जो है शनि माना जाता है। लगभग सब चीज हो गया, रिलेशन में नौकर हो गया, मृत्यु का, बीमारी का कारक हो गया, अच्छा दारू का कारक है ये, और शनि जिसका लग्न में बैठ जाता है ना वो बासी भोजन खाने का आदी होता है। कभी किसी का है शनि, देखा आप लोगों ने किसी का शनि लग्न में बैठा हो? शनि जब लग्न मेरे में बेटे बैठता का है, है। सर मेरे भी बेटे का है, बट वो बासी चीज मेरे नहीं खाता। मेरे बेटे का है सर, वो भी नहीं खाता। अच्छा, तो शनि जो होता है ये बैड फूड हैबिट, बैड फूड हैबिट क्या होता है? ब्रेड पकौड़ा है ना, नहीं ब्रेड सैंडविच, और ये बात देखिए, हम कहते हैं, आप कहते हैं बासी नहीं खाता, अब कोई ब्रेड खा रहा है वो ताजा थोड़ी बना है, 4 दिन पुराना बना है। ताजा मतलब जो आज बनता है ना। तो बैड फूड हैबिट का मतलब ये होता है कि वो जो सामान्य खाना हमारा है, दाल रोटी चावल, ये न छोड़ करके वो खाता है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा
अगर हम डेली खाएं तो पचेगा नहीं, नुकसान पहुंचाता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, रोग पैदा करता है। मैदे से बनी चीजें जो है वो शनि से संबंधित आ जाती है। तो शनि अगर लग्न में है तो क्या मतलब वो इन सब चीजों खाने के शौकीन है सर, है ना? मेरे बच्चे के में शनि बैठा है, वो बासी चीज ज्यादा मांगता है। सर वो चलिए। बासी तो नहीं मांगता है, लेकिन उसके शनि में के साथ लग्न में मंगल भी है। अच्छा, हाँ नहीं, हाँ, जब दो प्लेनेट आ जाते हैं ना तो प्रभाव मतलब चेंज हो जाता है। कहते हैं ना कि एक ब्लैक, आप जो लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। ब्लैक कलर बना ब्लैक कलर, ब्लैक में रेड मिला दिया तो दूसरा ब्राउन कलर बन जाता है ना? ब्लैक में ग्रीन बना दिया तो कुछ और कलर बन जाता है। तो हैबिट चेंज हो जाएगा, प्रभाव तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों तरह की एनर्जियां उसमें मिल रही है लग्न पे, दिमाग को, शरीर को, तो उसका फर्क पड़ जाता है। तो हमें ये ध्यान, मतलब कुल मिला के बैड फूड हैबिट का कारक जो है शनि है, शराब का कारक शनि है। सेकंड भाव में शनि जब बैठ जाता है तो जो बैड फूड हैबिट मैं बता रहा हूँ, शराब के हैबिट बता रहा हूँ, ये निश्चित रूप से हो सकता है जब सेकंड में भाव में, क्योंकि भोजन का कारक, मुख का कारक सेकंड भाव है। तो वहां पर अगर शनि बैठ जाता है तो निश्चित रूप लग्न में और सेकंड में ज्यादा प्रभाव डालता है ये। ठीक है, शरीर रोगी जरूर होता है शनि जब दशांतर दशा आती है। इसका हम जब प्रेडिक्शन करेंगे तो आप ध्यान देंगे, वहां जितने भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम होता है वो शनि की दशा में ज्यादा आती है। वो 7.5 जब आती है ना, उसका भी है, और दशा वगैरह का अपना एक अलग महत्व है। 7.5 में कई बार बुरा फल नहीं देता, लेकिन दशा में तो देगा ही देगा। तो 7.5 का कंसेप्ट करवाओगे? 7.5 तो 10 मिनट का काम, उसमें क्या बताना बता दूंगा, वो 10 मिनट का है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है वो कोई ज्योतिष नहीं है 7.5, मतलब है वो, मतलब कह सकते कि 0.1%, बहुत बड़ा ज्योतिष नहीं है वो, बता देंगे। राहु केतु, राहु में सर एक सेकेंड, सर आप बार बार शनि के बारे में वो रोग की बात बता रहे हो, मेरे शनि की दशा चल रही है, मुझे टेंशन ज्यादा हो रही है सर, इसको थोड़ा बताओ ना। शनि की दशा चल रही है, हाँ सर। और एक सेकंड बस। सर शनि अगर 6, 8, 12 से संबंध बनाए तो ही मेरे ख्याल से होगी। हाँ जरूरी तभी है कि वो नहीं, शनि चाहे 6, 8, 12 से ना बनाए तो भी अपनी दशांतर दशा में अगर 1, 6, 8, 12 से बनाएगा तभी वो करेगा, अगर 1 आएगा तभी वो प्रॉब्लम दिखाएगा, तब भी देगा। हाँ तब भी देगा, क्योंकि वो रोग का कारक है, मतलब हमारा काम है रोग देना। ठीक है, हम चाहे कितने भी अच्छे हो जाए, है ना, हम चाहे, मान लीजिए तलवार है, तलवार का काम क्या है, काटना, ठीक है, मारना लोगों को, उसका और कोई काम नहीं है। तो वो कितना भी अच्छा हो जाए तो काम तो मारने का ही करेगा। अगर मैं सर समझू थोड़ा, अगर 6, 8, 12 आएगा तो हो सकता है कि और प्रॉब्लम में फंस जाए। हाँ, छोटी बीमारी, वैसे बीमारी मतलब हाँ, जब तक लगन का संबंध नहीं बनेगा तब तक बीमारी नहीं आएगी, जहां तक मैं समझ पाया। हाँ, जब तक लग्न से संबंधित में तब बीमारी नहीं आएगी, लेकिन एनर्जी का प्रभाव, प्लेनेट का प्रभाव तो कहीं कि हमारे शरीर पे है। और जब दशा आती है, तो दशा जब आती है तो वो अपनी दशा जब आती है तो उसको फल मिल जाता है, पावर मिल जाता है फल देने का। जैसे कि अभी प्रेजेंट में मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर, तो इनके पास फुल पावर है, जो इनके अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो सारे गुण और क्वालिटी को अपने देश में लागू कर देने की, है ना। अखिलेश जी थे तो उनके चाचा है, बोले भाई घूस खाओ लेकिन नमक के बराबर खाओ, लेकिन नमक के बराबर। पहले वाली सरकार चली गई, अब खूब करो, खाओ पियो मस्त रहो। तो उनकी जो क्वालिटी है, मतलब खाओ और मुझे भी खिलाओ। पैसा खूब चलता था, 12 लाख रुपए लो, 10 लाख मुझे दो, 2 लाख तुम रखो, नौकरी हम लगवा देंगे। तो हमारी जितनी भी क्वालिटियां हैं वो हम अपनी दशांतर दशा में दिखाते हैं। हमारी जब पावर आती है, जब हमारी चलती है, तो दशा में चलती है हमारी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, है ना। सर पूछ सकते हैं ये लॉजिक क्या है, शनि बीमारी क्यों देता है? लॉजिक, उसको भगवान ने पावर दिया ना। देखिए भगवान खुद उतर के नहीं आते हमें कुछ देने के लिए, उन्होंने ये
जैसे हमारे ऑफिस में ना 10 लोग होते हैं, नौकरी करते हैं। एक आदमी अकाउंट का काम संभालता है, एक आदमी जो फाइनेंस मैनेजमेंट का, एक आदमी मार्केटिंग का, एक आदमी कैशियर का। इनको पावर दिया गया है, तुम मृत्यु के देवता हो, तुम लोगों को कष्ट ही बांटोगे। जो आदमी जितना भी बुरा काम करेगा ना, उसका फल तुम्हें, न्याय तुम्हें ही करना है। तो जब हम जो पुराना आलस किए रहते हैं ना, जब वो आलस जो है, जब शनि की दशा आती है तो रोग के रूप में हमें दिखाई देता है, कर्मों का फल मिलता है। शनि जो है कर्म का फल देते हैं। सर कुछ लोगों के पूरे जीवन में शनि की दशा नहीं आ पाती है। नहीं तो फिर भी हाँ नुकसान करेगा गुरु। हाँ, ऐसा होता है, शनि की दशा नहीं आती, ऐसा होता है। कुछ लोगों को मतलब जो उसके कार्मिक प्लेनेट है जिनसे उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनकी दशा नहीं आ पाती है। अब जैसे शनि की हाँ दशा मेरे इस समय आ गई जब मुझे प्रोग्रेस करनी थी। हाँ, जैसे मान लीजिए ना कि दिखता है ना कि हमारे चार्ट में 2 प्लेनेट अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, गुरु है अच्छे, सूर्य अच्छे हैं, या फिर गुरु है अच्छे, राहु राहु भी अच्छा है, लेकिन इनकी दशा आई नहीं पूरी लाइफ में। ऐसा भी होता है कि हमारा जन्म इस शनि की दशा में हुआ हो तो गुरु का आएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी गुरु जी लंबी उम्र, और जब आएगा तो पूरे रहेंगे। गुरु जी छठे का कारक शनि है, अष्टवें का शनि है और 12वें का शनि है, तो क्या कारक जो ग्रह बैठा होता है वो नुकसान करता है जिस भाव में? नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? जैसे कोई ग्रह जिस जगह कारक नुकसान करेगा या फायदा करेगा गुरु जी? कारक कहीं बैठता है, वैदिक ज्योतिष का रूल है कि कारक अगर उस भाव में बैठ जाए तो नुकसान करता है ना। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ, है ना, मुझे अनुभव नहीं हुआ। वैदिक ज्योतिष का रूल जैसे मैंने बताया ना, गुरु को पति का कारक मानते हैं। कहते हैं कि गुरु अगर 7th भाव में बैठ जाए तो मैरिज में लेट करता है, कहा जाता है, ठीक है। लेकिन गुरु मैरिज का कारक नहीं है। गुरु किसका कारक है? एजुकेशन का कारक है। गुरु संतान का कारक है। अगर आप गुरु को संतान भी मान लो, गुरु को पति भी मान लो, गुरु को अपना जुपिटर को गुरु भी मान लो, तो सबका कारक गुरु बना दो तो फिर मिक्स हो गया ना। हम किसी एक प्लेनेट को किसी एक चीज का कारक मान सकते हैं। तो लेकिन इसीलिए सर जो है, गुरु को तो लेडीज के केस में गुरु को माना जाता है सर शादी का, और जेंट्स के केस में वीनस को। हमने अब तक ये सुना है सर, क्या सही है क्या ये? मैंने बताया आपको ना कि गुरु को अगर आप जेंट्स का कारक मान लेंगे, पति का कारक मान लेंगे, तो संतान का कारक कैसे मानेंगे? है तो संतान का कारक हो। फिर तो सर सन को क्या? हमारे मतलब लेडीज के लिए शुक्र पति का कारक है, और जेंट्स के लिए शुक्र पत्नी का कारक है। कारक दोनों, जीवन साथी का कारक शुक्र है, शुक्र ही माना जाएगा। शुक्र ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब कहते हैं कि गुरु जो है पति का कारक होकर 7th में बैठ जाए तो लड़की की शादी में लेट कराता है। अब समझिए क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि कारक मानने में, है ना। गुरु को आपने पति का कारक मान लिया और शादी की कारक भाव कारक में 7th में बैठ के लेट करा रहा है। ऐसा नहीं है। गुरु एजुकेशन का कारक है। जब वो 7th में बैठ जाएगा, गुरु धर्म का कारक है ना, धर्म का कारक माना जाता है, विद्या का कारक माना जाता है। तो जब 7th में बैठ जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति कहता है मुझे तो अभी IAS बनना है, मुझे अभी PhD करनी है, तो वो पढ़ाई में लगा रहता है, उसका शादी का मन नहीं लगता, है ना। उसका पूजा पाठ में ज्यादा मन लगता है, फिर वो अपने पति से ज्यादा संबंध, पति कह रहे हैं भैया कि हम तो आए हैं आर्मी से लौट करके 4 महीने बाद, अब तुम नवरात्र का व्रत रख ली, है ना। तो वो कहते भैया हमारा काम है तो नवरात्र का व्रत रखना ही है। तो विचार नहीं मिलते ना, क्योंकि विलासिता, 7th भाव पति पत्नी विलासिता अगर है तो जीवन ठीक से चलेगा। अगर विलासिता आपस में तालमेल नहीं है तो जीवन नहीं चलता। तो गुरु विलासिता नहीं देता, गुरु ज्ञान का कारक है, और जब ज्ञान हो गया तो विलासिता खत्म हो गई। विलासी व्यक्ति को ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी है वो विलासी नहीं हो सकता। तो एक दूसरे का पूरक हो गया। शुक्र और 7th भाव विलासी जीवन है, और गुरु ज्ञान का कारक है। वो अगर 7th में बैठेगा तो ज्ञानी बना देगा, वो विलासिता से दूर ले जाएगा। वो कहेगा ये सब चीजें ना बेकार है, ये तो इससे व्यक्ति नरक में जाता है, हमें तो पढ़ाई लिखाई करनी है, लोगों को एजुकेशन देना है, धर्म का काम करना है। वो पूजा पाठ में लगा रहेगा, वो माला काउंट करा 2 बजे रात तक, है ना। तो जब कारक 7th में बैठ जाता है तो इस तरह से घटनाएं घटती हैं, और पति पत्नी में दूरी हो जाती है, शादी में भी दूरी होती है। तो सर मैं एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, 2 पॉइंट हैं, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे जुपिटर को जो पति का कारक मानते हैं,
उसमें दो चीजें मेरे माइंड में आई हैं, आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट इज कि वीनस को हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं और जुपिटर को भगवान विष्णु का, और ये बहुत एक माना गया है संबंध विष्णु और लक्ष्मी जी का। दूसरा, इवन इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में भी जब हम लड़की देखने जाते हैं तो हम उसकी सुंदरता पे सबसे पहले फोकस करते हैं कि लड़की देखने में कैसी है। लेकिन जब हम अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो हम उसके ज्ञान के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान से ही धन अर्जित कर पाता है। तो वो कितना ज्ञानवान है, और वो अपने परिवार को, अपनी वाइफ, पेरेंट्स, ननद जो उसकी बनेगी, उनको कितनी अच्छी तरह हैंडल कर पाएगा, वो अपने ज्ञान से ही कर पाएगा। आई थिंक ये कारण हो सकता है। भाई साहब, मैं आज तक नहीं देखा हूँ कोई ज्ञानी लड़के से शादी करता हो। बड़े बड़े इंजीनियर घूम रहे हैं, 35 साल के हो गए, कोई शादी नहीं करता उनसे। और एक पास है, सरकारी नौकरी मिल गई तो शादी कर देते हैं लोग। ये जुपिटर धन का भी तो कारक है ना सर, ज्ञान के साथ धन। भाई साहब, जुपिटर ज्ञान का धन देता है, ठीक है। फाइनेंस का कारक मान लिया, चलिए मान लिया आपकी बात कि फाइनेंस का भी कारक है, लेकिन वो ज्ञान रूपी धन ज्यादा देता है। ये मेरे माइंड में आया था कि आज भी हम लड़की देखने जाते हैं तो आप जो बता रहे हैं वो कहीं न कहीं से लॉजिकल रूप से सही है, लेकिन जब भी हम पति का कारक मान सकते हैं, लेकिन विवाह का कारक फिर भी हम शुक्र को ही मानेंगे, ठीक है। विवाह का कारक शुक्र को ही मानेंगे। ये आप कह सकते हैं कि शुक्र अगर गुरु खराब हो तो आपको हस्बैंड अच्छा नहीं मिलेगा, है ना, पति से अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन इस लॉजिक को हमने अभी तक यूज नहीं किया जो आप बता रहे हैं। हम शुक्र को देखते हैं और शुक्र के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, वो लगभग सही जाता है। और गुरु एजुकेशन के लिए अच्छा जाता है, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा जाता है। पति के लिए हमने मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इस पर विचार नहीं किया कि अगर गुरु खराब है तो पति भी अच्छा नहीं है, ऐसा हमने देखा नहीं है। क्योंकि जब हम आगे प्रेडिक्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि गुरु खराब है लेकिन पति बहुत अच्छा है, शादी भी टाइम से हो गई, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, तो हम कारक किसका माने उसको? पति तो है, बच्चा नहीं हो रहा, तो पति का कारक तो नहीं हो सकता। शुक्र खराब है तो पति से समस्या आ रही है। भगवान से जो आपने जोड़ के बताया वहां लॉजिकल रूप से तो सही मिलता है, लेकिन प्रिडिक्शन में जब हम आएंगे तब उसको कसौटी पे कसेंगे। जिस चीज को हम कसौटी पे कसते हैं और वहां पर सही साबित हो जाता है प्रिडिक्शन के रूप में, फिर हम उसको मानते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है ना। तो ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन और लगेंगे। जब चार्ट शुरू होगा तब वहां पर जो आपने लॉजिक लगाया उसको भी चेक करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो राहु और केतु, राहु को एक प्लेनेट नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि बिंदु है, लेकिन जो मैंने बताया ना आज सपने में आ रहा था, ये राहु केतु और चंद्रमा और सूर्य ये घूम रहे थे पता नहीं कहां से, और 2-3 घंटे तक परेशान किए ये दोनों। वहां पे कुछ लॉजिक मेरे दिमाग में आ रहा था, रात को सपने में कुछ ईश्वर देना चाह रहा है या दिमाग अपने आप रच रहा था, ये उसके पीछे लॉजिक था। मैंने बहुत देर सोचा ये क्या हो रहा था, तो वो चर्चा करेंगे। तो राहु और केतु, एक सूर्य के अलावा राहु केतु जो है, मतलब राहु केतु एक दूसरे के साथ चलते हैं, 180 की डिग्री पे चलते हैं, और एक बिंदु पे ये जहां काटते हैं ऊपर वाले को केतु, नीचे वाले को राहु कहा जाता है। राहु जो होता है ये भी शनि की तरह रिएक्ट करता है ना, राहु जो होता है शनि की तरह रिएक्ट करता है और मंगल की तरह केतु रिएक्ट करता है ना। एक्सीडेंट का कारक केतु है और राहु जो है अचानक घटनाओं का कारक भी राहु माना जाता है। रोग शनि जो देता है वो सिंपल रोग देता है, राहु से कहीं अगर संबंध बन जाता है रोग बहुत बड़ा दे देता है। शनि जो है एक निगेटिव एनर्जी का कारक है, तो कहा जाता है कि जैसे डाकू बन गया, चोर बन गया इत्यादि के कारक जो है, नौकर का कारक जो है, मान लीजिए नौकर है, एक तो खाना बनाने वाला नौकर है, एक झाड़ू बनाने वाला लगाने, और एक टॉयलेट सफाई करने वाला नौकर है, कपड़े धोने वाला नौकर है, तीनों में अंतर हो जाता है ना। तो जो सफाई करने वाला कर्मचारी है उसको हम राहु से देखते हैं, और जो खाना बनाने वाला नौकर है
या घर का जो मुनीम है उसको हम शनि से देखते हैं, है ना। तो जो सबसे निचले स्तर का नौकर है वो हम राहु से देखेंगे। इसी तरह उपचार भी हम करते हैं। राहु का उपचार करना होता है तो हम सफाई कर्मचारी को पैसे दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, कुछ वस्तुएं दान करते हैं। और जब शनि से रिलेटेड होता है तो हम किसी भी अपने सामान्य नौकर को भी हम गिफ्ट कर सकते हैं उस कलर की चीजें जिसकी हमें जो यूज करना है, जो दान करना है। लेकिन राहु के उपचार के करना है तो फिर हमें सफाई कर्मचारी को ही ढूंढना पड़ता है। केतु, इसे केतु जो है अचानक घटनाओं का कारक तो माना जाता है, लेकिन ये ना कहते हैं कि ये केतु लाल किताब में बताया जाता है मोक्ष का कारक है, ठीक है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि मंगल का रिएक्ट करता है, एक्सीडेंट ये भी करवाता है। मंगल में जब एक्सीडेंट होता है, मंगल की दशा अंतर दशा प्रत्यंत दशा में चोट लगती है तो वो सर्जरी करता है। मंगल सर्जरी का भी कारक है। केतु में सर्जरी नहीं होता, आपका एक्सीडेंट हो गया, पूरे शरीर में कहीं खरोच नहीं आएगी और अंदर ही अंदर वो ऐसा चोट लगेगा कि आपको महीनों दर्द करेगा ना। एक सर्जरी भी नहीं हो रही है और चोट ऐसा लगा है कि महीनों तक दर्द कर रहा, ठीक नहीं हो रहा और बार बार इंजेक्शन लगे जा रहे। जब केतु की दशा अंतर दशा आती है तो कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है कि आपको बार बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, है ना। तो ये केतु के कारण, जैसे आप कोरोना कोविड चला था, केतु से बहुत लोग जोड़ रहे थे इसको, है ना, कि केतु गुरु के साथ है, केतु मंगल के साथ है। तो कहीं कहीं ये इंजेक्शन का भी लोगों को, पूरे विश्व को इंजेक्शन लगवा दिया ये ना, एक तरह के सबको। सर प्रेडिक्शन करें ये कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा? बीमारी कोई खत्म नहीं होती। टीबी खत्म हुआ इतने साल हो गए, कोई रोग खत्म नहीं होता, थोड़ा थोड़ा रह जाता है। कोशिश तो सभी ने प्रयास किया, लेकिन कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी होती है ना, उसको प्रेडिक्शन से बचना चाहिए। हंसी का पात्र अगर बनना है तो ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ड व्यापी है। कोई हम चूंकि उसके हमारे पास कोई जन डिटेल नहीं है इन सब चीजों का, है ना। और हम जो प्रेडिक्शन सीखते हैं या बताते हैं आप लोगों को, एक जन डिटेल जिसका होता है उसी को प्रेडिक्शन बताते हैं। और इसका जो प्रेडिक्शन होता है वो एक अलग तरीके का, वो कह सकते हैं कि जो सर्व गुण मतलब वो ईश्वर का जिसका आशीर्वाद हो ना, वो रात में सपने देखता हो, रात में सपने देखता हो, ईश्वर अपने आप को बताया जाता हो कि भाई तुम बता दो भैया कि इस डेट को कोरोना खत्म हो जाएगा। तो जिसका ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद होता है वही प्रेडिक्शन कर सकता है इसके बारे में। अभी तक 100% सभी प्रेडिक्शन फेल गए। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं। तो कोशिश नहीं करना चाहिए फालतू में, हम बहुत समझदार है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो केतु इंजेक्शन का कारक है। जब केतु आता है तो कहीं के इंजेक्शन बहुत लगवाता है ये, है ना। चोट लगता है लेकिन सर्जरी नहीं होती। मंगल सर्जरी कारक है, केतु सर्जरी नहीं करता लेकिन चोट लगवाता है, अचानक घटना करता है इसमें। और इसको अष्ट वक्र की संज्ञा दी गई, मतलब व्यक्ति जब हम दान पुण्य करते हैं तो जो कोढ़ी व्यक्ति होते हैं ना उनको दान करते हैं, केतु की वस्तुएं जो उनको दान करते हैं, या फिर जो आंख से अंधे होते हैं, है ना, मतलब कि मूक बधिर होते हैं, उनको हम दान करते हैं। तो केतु से रिलेटेड दान हम, राहु केतु से दान हम उन्हीं को करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर उन्हीं को करवाना भी चाहिए। जैसे हमने कहा कि शनि दारू का कारक है, शराब का कारक है, लेकिन आपने सुना होगा ना कि शराब तो 100 रुपए की बोतल मिल जाती है, या 200 मिल जाती है, 500 मिल जाती है, 1000 का मिल जाता है मान लीजिए। लेकिन राहु से रिलेटेड जो नशे के पदार्थ मिलते हैं वो 1 ग्राम मिलते हैं 5-5 हजार रुपए के, 10-10 हजार रुपए के। स्नेक के जहर, कोकीन, चरस, है ना, ये जो होते हैं इसका कारक जो है राहु है। एक सामान्य डाकू चोर ये शनि से रिलेटेड आ जाते हैं। अगर चंद्रमा से प्रभावित हो गया तो थोड़ा सा दिमाग में उसका नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो व्यक्ति चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है ना। मंगल से रिलेटेड संबंध अगर बन गया, लगने से मंगल है, तो थोड़ा लोगों को मारपीट भी देगा, है ना, इन नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। लेकिन राहु से संबंध बनता है तो वो बनाता अंडरवर्ल्ड, आतंकवादी बना देता है, वो बड़े लेवल का जो है आतंकवादी बनता है, ठीक है। तो राहु जो है आतंकवादी बनाता है, कह सकते हैं कि उससे भी ज्यादा बुरा, शनि से भी ज्यादा बुरा राहु है। और आगे हम पढ़ेंगे कल प्लूटो के बारे में, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में। जब प्लूटो का संबंध लग्न से बनता है तो फिर और ज्यादा बुरा फल देता है। तो ये
हमने बताया शनि जो है लोअर कास्ट का कारक है, आउट ऑफ कास्ट का। तो ये जो है राहु जो है ये मान ली शनि की दशा चल रही है तो अंतर जाति, मतलब मान लीजिए ब्राह्मण का शादी हो सकता है कि बंगाली ब्राह्मण से हो जाए, है ना, या ठाकुर से हो जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समाज एक दूसरे को स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर एक ब्राह्मण का शादी एक मुस्लिम लड़की से होता है ना, या ब्राह्मण लड़की का शादी मुस्लिम लड़के से होता है, ये बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो इसको ये राहु की दशा में हो सकता है। या फिर ब्राह्मण का लड़का हो और एक जो निचली जाति, जिसको हम निचली जाति नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वर्किंग के हिसाब से हम उन्हें छोटी जात मानते हैं, समाज ने इस तरह से बना दिया है, तो उसको हम राहु की दशा में शादी जब होगी तो इतना ज्यादा गैप आ जाता है कि एक दो पीढ़ी का अंतर नहीं रहता, एक दो जातियों का अंतर नहीं रहता, बहुत सारे गैप आ जाते हैं उसमें, तो वो राहु देता है। तो राहु बहुत सबसे छोटी जात जो है उसका जो है प्रभाव, उसका कारक जो है राहु माना जाता है। और राहु गंदगी का, नाले का, इत्यादि का कारक है। अब समझ लीजिए बदबूदार चीजों का कारक है कि जब राहु की दशा आती है, व्यक्ति कहता है कि मैं मकान खरीदूंगा, दिख रहा भैया राहु तो चौथे भाव में बैठा है, मकान तो खरीद लेगा, लेकिन कहेगा कि मकान कहाँ देख रहे हो, भैया मैं सोसाइटी में मकान देख रहा हूँ, वहां पे देख रहा हूँ दिल्ली की सोसाइटी में, नहीं खरीद पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाओगे? क्योंकि राहु की दशा चल रही है, आप ढूंढते रहोगे, आपको पसंद ही नहीं आएगा, या फिर आपके बजट में नहीं मिलेगा, या आपको मकान ही नहीं मिलेगा। जब भी आप लेने जाओगे पैसा फंस जाएगा वहां पे। तो कहाँ मिलेगा? कोई नाला हो, नाले के किनारे जो मकान बने वहां आप देखो मिल जाएगा, है ना। तो जहाँ हल्की फुल्की जो नाले हो, गंदगी हो, वहां पे अगर मकान देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो उसी चीज का कारक अनडेवलप जगह, जहाँ धूल मिट्टी उड़ती हो, ज्यादा डेवलप जगह ना हो, थोड़ा दिल्ली से बाहर देखो, वहां पे आपको मकान मिल जाएगा। तो राहु जो क्या होता है, अनडेवलप जगह का कारक माना जाता है। कोई कहता है विदेश जाना है मुझे, राहु की दशा चल रही है, क्या मैं अमेरिका जा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? कि राहु जो है अमेरिका भेजता ही नहीं है। अमेरिका तो सबसे डेवलप कंट्री है, चाइना भी नहीं भेजता, बहुत डेवलप कंट्री है। कहाँ भेजेगा ये? सूडान भेजेगा, है ना। तो अनडेवलप कंट्री का कारक राहु है। राकेश, राहु, केतु, शनि, ये अनडेवलप कंट्री के कारक माने जाते हैं। तो इनकी दशा अंतर्दशा में कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं जा सकता, इंग्लैंड नहीं जा सकता, जर्मनी और फ्रांस भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। जो अनडेवलप कंट्रियां हैं उसमें साउथ अफ्रीका को छोड़ करके अफ्रीका के सारे देश आ जाएंगे, वो अनडेवलप कंट्री में आते हैं। हमारा देश अनडेवलप कंट्री में भी नहीं आता और डेवलप कंट्री में नहीं आता, बीच में आता है, ठीक है। तो राहु के दशा में पूरे 18 साल आदमी परेशान रहेगा? नहीं, ऐसा किसने कहा? मैं किसी भी प्लेनेट को बुरा नहीं मानता। हाँ, उनकी एनर्जियां निगेटिव हैं, उसका उपचार कर लेते हैं, और उसके अंदर अच्छे भाव हैं, अच्छे भाव एक्टिव है, तो उस सभी भावों का फल वो देता है। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि राहु की दशा में पढ़ाई पूरी हुई, राहु की दशा में सरकारी नौकरी लगी, राहु की दशा में मकान भी खरीदा, राहु की दशा में शादी हुई, राहु की दशा में बच्चे भी हुए, और सब ठीक है। तो राहु अगर अच्छा है तो सब कुछ दे देगा, लेकिन हाँ अगर उसके अंदर 6, 8, 12 हो गए तो उससे बुरा भी कोई नहीं है ना। राहु केतु शनि ये बुरे प्लेनेट हैं, लेकिन अगर इनके अंदर अच्छे भाव एक्टिव है, बुरे भाव एक्टिव ना हो, तो फिर ये व्यक्ति को बहुत बहुत कुछ दे जाते हैं, जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, सब कुछ देते हैं। कुल मिला के भाव, किस भाव का फल दे रहा प्लेनेट, इसका ज्यादा महत्व है। हाँ, उसकी प्रकृति है कि भाई वो गंदे नाले का, बदबूदार चीजों का कारक है, तो मकान देगा, लेकिन थोड़ा सा अनडेवलप जगह पे दे देगा, लेकिन देगा जरूर। शादी करवाएगा लेकिन ज्यादा सुंदर बीवी नहीं देगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा राहु सुंदर नहीं है, तो सोचता भाई हमसे ज्यादा सुंदर किसी को ना मिले, तो बहुत सुंदर बीवी नहीं दिलवाएगा, है ना। और हो सकता है थोड़ा सा अगर आप प्रेम वगैरह करा दे, मन को विचलित करता है, तो लव मैरिज कराएगा, फिर अपनी जाति से अलग करा देगा, तो ऐसी लड़की मिलेगी जो हमारे आउट ऑफ कास्ट की होगी। तो प्रेम का कारक भी राहु माना जाता है। विदेश यात्रा का कारक राहु माना जाता है ना। व्यक्ति विदेश में जाकर खुश सुखी नहीं रहता, दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने माता पिता से दूर हो गया, अपने दोस्तों से दूर हो गया, अपने मित्रों से दूर हो गया, अपने जन्मभूमि से दूर हो गया, तो वहां जाकर के वो कष्ट में रहता है। तो राहु जो है बहुत ज्यादा कष्ट वहां पे देता है, लेकिन हाँ विदेश यात्रा का कारक राहु माना जाता है।
कंफ्यूजन का कारक राहु माना है। जब राहु की दशा आती है ना, अगर आपको फीवर हो गया तो या कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाता कि आपको बीमारी क्या हुई है ना। पेट में दर्द हो रहा है लेकिन वो दवा दे देगा लीवर खराब है, हो रहा है गैस, दवा चला रहा किडनी का, लीवर का, है ना। बीमारी कुछ और है, दवा किसी और का चल रहा है, और ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होने के बाद से समस्या बढ़ गई, फिर आप बीमारी कुछ और नहीं थी, बीमारी हो गई अलग दवा खाने से। इस तरह की दिक्कतें होती है। तो राहु की जब दशा आती है तो बहुत सावधानी से हमें कोई भी काम करना चाहिए। मकान का बयाना देना सोच समझ के, गाड़ी खरीदनी है, पुरानी गाड़ी खरीदवाता है उसको भी सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन का कारक राहु है। अचानक घटनाओं का कारक राहु है। राहु ने अचानक सब कुछ देता है, पता भी नहीं चलेगा आपकी शादी हो गई, पता नहीं चलेगा मकान, नौकरी भी मिल गई, सब कुछ अचानक करवाता है। अचानक आप बैठे हो, कोई दोस्त आया, भैया एक नौकरी लग रही है, चलो जो है बात करते हैं, नौकरी लग गई, उसी दिन नौकरी लग जाती है। अचानक सारा काम अचानक ही होता है। ये बहुत स्पेशल प्लेनेट है। जो व्यक्ति 4 तारीख में, 22 तारीख में और 13 तारीख में पैदा होते हैं, 31 तारीख में, उनका भी काम कहीं न कहीं इस तरह से प्रभावित होता है। ये लोग कोई भी काम करते हैं तो अचानक, गाड़ी खरीदना, बैठे हुए हैं, लोग कहते रहेंगे भैया खरीद लो खरीद लो खरीद लो, नहीं खरीदेंगे। अच्छा उठे और चलो यार गाड़ी देख के आते हैं, वहां गए बयाना भी देख के आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह का प्रकृति जो है राहु पाया जाता है। अचानक घटनाओं का कारक, कंफ्यूजन का कारक, दूसरी जाति, निचली जाति का कारक राहु है। तो प्रिडिक्शन में हम इसी तरह से यूज करेंगे जिस चीज का कारक हमने बताया। अब राहु जो है हो गया, केतु का भी लगभग हो गया, और चितकबरा कलर माना जाता है केतु का, राहु का जो है ब्लैक कलर माना जाता है। रत्न गोमेद है और केतु का लहसुनिया है, ठीक है, कैट्स आई। केतु का जो मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम स केतवे नमः। राहु का मंत्र होता है ओम भ्राम भ्रीम भ्रम स राहवे नमः। इसके पीछे शनि का था ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। उसके पीछे था शुक्र, ओम ध्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। तो इस तरह से सभी के मंत्र का यूज हम उसका उपचार करने के लिए करेंगे। उनके वस्तुओं का जो कारक उससे दान करवा करके हम उसका उपचार करते हैं, और प्रेडिक्शन में उनकी किस भाव का फल है वो हम आगे चर्चा करेंगे। बेसिक चीजों में ये चीजें मतलब समझ में अगर आ जाती हैं तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और अब क्या रह गया, 10 बज गए, 10:15 हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल फिर क्लास करेंगे। कल कर बताना आपको प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और जो 12 घर है ना उसके बारे में चर्चा आप कर दी थी, मोटा मोटी बता दिया था मैं। एक बार और रिवीजन कर देंगे, ठीक है, एक बार रिवीजन कर देंगे। और त्रिकोण है, सर आपने बताया बोलिए। सर ज्यादा जाति का डिफरेंस राहु से आएगा और कम जाति का डिफरेंस किससे आएगा? शनि से, मतलब आउट ऑफ कास्ट। शनि मतलब आउट ऑफ कास्ट देता है ना। आउट ऑफ कास्ट मतलब अगर मैं ठाकुर हूं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी हो सकता है ना, मतलब कास्ट डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन राहु जो होता है वो निचली जात से होता है, मतलब ऊपर नहीं जाता है, नीचे जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, नीचे मतलब वो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। राहु का प्रभाव जो है कुछ ज्यादा ही होता है। हालांकि राकेश तीनों जो है ऐसे ही, वो अंदर जैसे लड़के के में राहु आ रहा है तो क्या उसका संबंध नीचे जाति में होगा या लड़की का संबंध नीचे जाति में होगा? कैसे, मतलब किसकी में राहु आएगा तो नीचे, जिसके में राहु आएगा उसका संबंध लड़की से नीचे होगा, लड़की होगी वो निचले जात की होगी। अच्छा अच्छा। जैसे मुझे याद है एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, उनकी इस लड़की की शादी में जो बन रहा है बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, डेंटिस्ट है, सुंदर भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन शनि की दशा चल रही है। और मुझे याद है शनि में ही चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, और वो मैंने कहा भाई अब आउट ऑफ कास्ट में शादी करना चाहो हो जाएगा ना, और बोले नहीं करना। तो फिर अभी 1 साल और बचा हुआ है, मैं क्या 1 साल और निकाल दो, 2 साल से परेशान कोई बात नहीं, 2-3 साल से 1 साल और निकाल दो, शनि निकल जाएगा, बुध की दशा आ जाएगी तो फिर हो जाएगी शादी, है ना।
फिर वही होगा थोड़ा सा डिफरेंट, कम उम्र का लड़का मिलेगा, बुद्ध जो है कम उम्र का लड़का देता है, लेकिन हाँ वहाँ चल जाएगा। लोग चाहते नहीं कि अपने से बाहर की जाति में शादी किया जाए। तो अगर कोई अपनी जाति में शादी करना चाहता है, राहु केतु शनि का इनकी दशा, राहु केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से शादी होती नहीं है, कई बार समस्या आ जाती है, ऐसा ना। और अगर हो भी गई, मैंने देखा ना, हो भी गई तो बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि समाज में माना जाता है कि लड़की अगर गोरी हो ना और लड़का काला हो तो चल जाएगा, लेकिन लड़का अगर गोरा हो, लड़की काली हो, मतलब सांवली हो, तो फिर उसको डिसबैलेंस कहा जाएगा। क्योंकि समाज की जो मानता है कि दोनों गोरे हो तो ज्यादा अच्छा है, दोनों एक जैसे कलर के हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जेंट्स को थोड़ा सा सांवला होता चल जाता है, लड़की लोग सुंदरता का वो मानते हैं, पुजारी सुंदरता, सुंदर होना ही चाहिए। लेकिन लड़की अगर सांवली हो और लड़का खूब सुंदर हो तो उसको क्या मानेंगे कि डिसबैलेंस है, मतलब जोड़ा अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जोड़े भी होते हैं, वो राहु केतु ही कराते हैं, राहु से नहीं कराते हैं। गुरुजी कहीं न कहीं जोड़े में जो है कुछ असमानता देते हैं वो। तो अगर अपने में अपने बिरादरी में भी शादी होती है तो इस तरह के कोई घटनाएं घट सकती है, देखा जाता है इस तरह के जो है रिश्ते हो जाते हैं, अनजाने में हो जाए चाहे जानबूझ के हो जाए, हो जाते हैं। जो पूरी लाइफ व्यक्ति को सोचता रहता है कि शायद हमने कुछ गलती, कह तो नहीं पाता, शादी तो हो गई, लेकिन कहीं न कहीं दिल में उसके रहता है। समाज, चलिए वो ना माने, समाज तो मानता ही है उसे ना, समाज तो नहीं छोड़ता किसी को। चलिए ठीक है, कल बात करते हैं, है ना। गुरुजी वीडियो भेजोगे ना ये हाँ रिकॉर्डिंग? बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुरुजी मैं आज लेट हो गया था, जाम में फंस गया था कहीं, तो हमारा मेरा प्रयास, काम रह गया हमारा था। प्रयास की कोशिश है ना कि अभी मैं जब सिस्टम से समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए आप लोग पढ़े लिखे तो है, आप लोग को पढ़ाना नहीं है, हमें हमारी जो पद्धति जो हम करते हैं उस चीज को बताना आप लोगों को, है ना। तो वो धीरे धीरे आप लोग कर लेंगे सर ये तो। पेमेंट हम्म पेमेंट कब करना है सर, कब से करना है पेमेंट वाली क्लास का? पेमेंट तो अब ग्रुप में लिंक दिया गया, वहीं से सब कुछ दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, वहीं से देख के कर दीजिएगा। सर आपने ही कहा था कि अभी फ्री क्लासेस हैं, पेमेंट क्लासेस होंगी, मतलब नहीं मुझे ऐसा नहीं, लगा कि आप ये क्लासेस जो है 1 तारीख से पेड है, कोई क्लासेस फ्री नहीं है। लेकिन हाँ जो लोग आगे क्लास ज्वाइन करेंगे उनसे 1 तारीख से ही फीस लिया जाएगा, और फीस 1 तारीख से ही लिया जाएगा। हाँ जो नहीं आगे बढ़ेंगे उनके लिए फ्री हो गया। सर मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है एक्चुअली, आई एम मतलब मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की है सीखने की ज्योतिष को, बट मैं सीख नहीं पाया, तो मुझे ऐसा लगता है क्या पता मैं सीख भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आज भी जैसे जो भी आपने क्लास में बताया, मैं कोशिश तो कर रहा था काफी कुछ समझने की, बट मान लीजिए कि 80% मेरे ऊपर से ही गया है सर, टू बी वेरी फ्रैंक सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये वैदिक जो आपने मतलब ज्योतिष आपने पढ़ा है, सीखा है, और बेसिक चीजें तो आती है आपको, जैसे कि मैंने जो बताया कोई स्पेशल चीज नहीं बताया। हाँ जो मैंने बताया वो अपने तरीके से बताया, क्योंकि मैं जो यूज करता हूँ वो वैदिक ज्योतिष में नहीं मिलता, उस तरह से नहीं बताया जाता है, तो इसलिए समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जब जो चीज मैंने बताया है आपके दिमाग में ये बार घूम रहा है, जब हम प्रिडिक्शन उस चीज को रिपीट करेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। और सर एक रिलेटेड क्वेश्चन था, हम्म जैसे आपने राहु का बताया कि ज्यादा गैप हो जाता है, शनि से कम, और केतु से किस टाइप का डिफरेंस आता है मैचिंग में, मैच मेकिंग में? केतु, केतु जो है कह सकते हैं कि अष्टवक्र बताया ना आपको, अष्टवक्र मतलब रोगी, रोगी शरीर। ओके, रोगी शरीर हो आप सेम जाति का भी सकता है लेकिन रोगी हो सकता है, रोगी होगा, रोगी होगा, हाँ। जाति सेम हो होएगी। और बाकी देखिए मेरे हिसाब से, देखिए मैं किसी से अभी तक जितने लोग एजुकेशन लाइन में हैं सभी लोग फुल पेमेंट ले लेते हैं एक बार में। मैं चाहे 18,000 लिया तो भी किसी किसी से मतलब 2-3 महीने का करके लिया था, उसमें भी 1100 रुपये पर महीने भी क्लास में मैंने लिया लास्ट महीने तक। और हर महीने ही लेता मैं, हर महीने भैया 1 महीने लो, दो, अगर आपको लगे कि हाँ आप सीख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम, है ना। आपका पैसा आपके पास, हमारा पैसा हमारे पास, है ना। और
तो आप देख लीजिए 1 महीना 2 महीना मैरिज का चार्ट आप समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर दैट्स नॉट द इश्यू सर। आपकी फीस इतनी जेन्युइन है, मतलब इसको पेमेंट कब इसमें करनी है कतई वो? भी नेक्स्ट कैसे पेमेंट करना है सर, एक बार आप अभी प्लीज लिंक दोबारा डाल दीजिए सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कल लिंक डालूंगा, है ना सर, क्योंकि शायद वो मेरे से मिस हो गया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में फिर डाल दूंगा। और बाकी 1 महीना आप जैसे 1 महीना तो ये तब बेसिक चल ही रहा, अभी इसके बाद से ना अगले हफ्ते से शुरू होगा, अगले हफ्ते से शुरू होगा केपी का बेसिक शुरू होगा, ठीक है। ये तो वैदिक ज्योतिष सबको आता है, केपी का बेसिक शुरू है, जो नक्षत्र नक्षत्र पद्धति जो है उसको सिखाया जाएगा, और हम उप नक्षत्र कैसे बनाते हैं वो आप लोगों से मैनुअल बनवाया जाएगा। और फिर याद कुछ नहीं करना, जैसे हमने आपको ना कुछ विशेष लिखवाया हुआ नहीं, सिर्फ समझा दिया, और इसी तरह से बोल बोल के हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे, लिखवाएंगे कुछ नहीं, कुछ सर जब तक आप खुद करते रहेंगे सर, हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। नहीं 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 जब तक आप हमारे पे लोड नहीं डालेंगे सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लोड भी डाला जाता है, और कुछ होमवर्क मिले सर हमें, मैं आपको टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, मैंने 1-2 क्लासेस अटेंड की है, और अच्छा सिखाते थे वो लोग भी, नो डाउट। बट क्या है कि जब वो खुद सिखाते थे, बस हमें कुछ होमवर्क नहीं मिला, तो कि हाँ फिर हम भी कैजुअल हो जाते थे, नौकरी में बिजी हो गए दिन भर में, शाम को आए। सही है। अच्छा, कुलदीप अग्रवाल जी बोल रहे हैं ना, दिलीप पांडे जी, और कौन है ग्रुप में, सब लोग नए दिख रहे हैं। विजय जी अभी चले गए, विजय जी चले गए, सब लोग नए। तो प्रैक्टिस जो करवाई जाती है ना, हम ये समझिए कि एक इवेंट को लेकर के 10 से 15 चार्ट लिए जाते हैं, कम से कम 10 चार्ट तो लिए जाते हैं, 10-15, मैरिज को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, तलाक को लेकर के, ज्यादा ज्यादा चार्ट जितना हो पाता लेते हैं, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि प्रैक्टिस तो करवाया जाता है, वो अलग चीज है, जब हम चार्ट में ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगता है, और आपको बस नंबर ही याद करने हैं, वो नंबर आपको बता देंगे कौन कौन से नंबर, जैसे हमने कहा तलाक के लिए 1, 6, 10 याद करना है, शादी के लिए 2, 7, 11 याद करना है, प्रेम के लिए 5, 8, 12 5, 8 या 5, 12 याद करना है, तो बस यही याद करना है। नौकरी छोड़ने का 5, 8, 12 याद करना है, नौकरी लगने के लिए 1, 6, 10 याद करना है। तो ये नंबर आपको याद है कि 1, 6, 10 दिख रहा है तो नौकरी लग जाएगी, नहीं दिख रहा है 5, 8, 12 दिख रहा है तो नहीं लगेगी, बस सिंपल सा है। बाकी जब केपी में और वैदिक में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है सर, थोड़ा प्लीज एलाबोरेट करेंगे क्या? बेसिक डिफरेंस इतना है कि वैदिक ज्योतिष में सिर्फ जो भाव है, प्लेनेट है, उसी को आधार बना रखे कि लग्न में गुरु है तो उसका शादी कब होगी, लग्न के आधार पे प्रिडिक्शन कर देते हैं, है ना, या गोचर के हिसाब से कर देते हैं। जबकि वैदिक का ये नक्षत्र पद्धति तो वैदिक का ही रूल है ना, कि कौन सा प्लेनेट है, 27 नक्षत्र है, तो एक नक्षत्र में एक प्लेनेट, एक भाव में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो वैदिक का ही है। लेकिन लोग देखते कहाँ है, यूज नहीं करते उसका प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्शन यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हमारा घर है, ठीक है, आपका घर है या किसी का भी घर मान लीजिए, तो घर का मतलब है एक राशि, ठीक है, एक राशि हुआ, एक टॉयलेट रूम है या मतलब बाथरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक हॉल है ना, एक स्टडी रूम है, तो वो नक्षत्र हो गए, ठीक है। तो प्लेनेट अपने जिस डिग्री पे बैठा होगा, जिस नक्षत्र में बैठा होगा, उसके अनुसार फल देगा, जिस डिग्री पे बैठा होगा डिग्री के हिसाब से फल देगा। अर्थात व्यक्ति अगर स्टडी रूम में है तो वहां पढ़ाई कर रहा हुआ, खाना नहीं बना रहा, अगर वो डाइनिंग टेबल में बैठा है तो खाना खा रहा है या पेपर पढ़ रहा होगा, ज्यादा किचन में है तो या तो बर्तन धो रहा होगा या सब्जी काट रहा होगा या खाना बना रहा होगा, और बेडरूम में सो रहा होगा। तो उसी तरह से जो प्लेनेट जिस डिग्री पे बैठता है उस डिग्री का जो प्रभाव होगा वही देगा। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है, और उसमें एक एक डिग्री अलग अलग प्लेनेट को डिवाइड होती है ना। एक राशि में हम कितने बनाते हैं, 9 दूना 18, और 18 और 4, 18 और 3, लगभग 21 भागों में बांटते हैं एक राशि को, तो एक एक डिग्री का अलग अलग महत्व है। तो
वैदिक और में और केपी में अंतर ये कि हम वैदिक में 30 डिग्री को हम एक राशि मान के प्रेडिक्शन कर देते हैं, और केपी में हम उसको राशि तो मानते ही हैं, उसको नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं, फिर नक्षत्रों को भी 9 भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थात एक राशि को 21 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके प्रेडिक्शन को तरीका पर निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है। सर मैं इसमें बोलना चाहूंगा, मेरे को जो केपी और वैदिक में जो आपसे मैं सीखा हूँ, मेरे को सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगा कि केपी में एक निश्चित समय कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, ये जितना सटीकता से अपन केपी में बता सकते हैं उतना वैदिक में नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं है कर सकते, हम किसी को पद्धति को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो पद्धति जो यूज करने वाला वो कितना मेहनत किया उस पर, है ना, कहीं कोई सिस्टम उस पर भी होगा। जैसे हमने बताया ना कि हमने सुबह प्रयास किया कि सिर्फ सूरज को पकड़ करके वो किस डिग्री पे प्रभाव पहुंच रहा है, कितने साल में पहुंच रहा है, और उस भाव के फल उस लाइफ में हमें मिल रहा है। हमने 2-4 चार्ट को प्रयास किया लगाने का, और इस पर प्रयास जारी रहेगा। कुछ स्पेशल जरूर है, बताऊंगा जरूर, है तो स्पेशल जरूर। तो वैदिक ज्योतिष में किताब पढ़ करके ज्योतिष नहीं आती है ना, अगर आपने कहीं से सीखा नहीं है, मेहनत नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। देखिए, सीख लेना और रिसर्च करना दोनों में अंतर है। एक इंजीनियर बन गया कोई व्यक्ति, जा करके बीटेक कर लिया, और बीटेक कर कर क्या करेगा, वो कंप्यूटर चलाएगा, है ना, या जो चीज किया हुआ वो काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति रिसर्च किया ना, वो मास्टर होता है, हर चीज का उससे पूछ लो वो बता। जैसे मान लो कि मैकेनिक है, एक स्कूटर आया, उसको खोला, बनाया, बांध दिया, लेकिन स्कूटर नया स्कूटर नहीं बना सकता। लेकिन इंजीनियर जो होता है या रिसर्चर जो होता है, वो एक नया डिजाइन दे सकता है, नया स्कूटर बना सकता है, नए तरीके से ना कुछ बना सकता है। तो वो अंतर होता है। तो जो नॉलेज है वो रिसर्चर के पास होता है, तो उस पर अगर हम प्रयास करेंगे, वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं, और उस जो रिसर्च है उसको बताने वाले या तो रहे नहीं, या जिनके पास है वो बताते नहीं है, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। और पद्धति बहुत सारे हैं, लोग बताएंगे नहीं तो लोग सीखेंगे कैसे, और जितना लोगों के पास नॉलेज होगा उतना बताते हैं, कोशिश तो करते ही है ना। और इसमें भी हमने केपी पद्धति में भी जो पद्धति मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रांजिट डबल ट्रांजिट पद्धति, और डबल ट्रांजिट पद्धति में हमने जैमिनी पद्धति को भी लिया हुआ, इसमें कुछ रिसर्च किए, मतलब वो भी कह सकते हैं अचानक ही बैठे बैठे दिमाग में आया और वो काम कर गया, और काम कर गया तो फिर आपको बताने भी लगा, और वो काम भी करता है। तो उसको ही चर्चा करेंगे कि डबल ट्रांजिट पद्धति में जैमिनी पद्धति का कैसे यूज करते हैं, कोशिश करते हैं। और महीना 2 महीना दीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आगे बनिएगा, मतलब कुछ न कुछ तो सीख के जाएंगे। जैसे ये भी थे अवस्थी जी, ये पूरा नहीं सर, 14 अच्छा लग रहा है आपके साथ आप क्लास ले रहे हैं, अच्छा लगता है, एब्जॉर्बिंग है। तो 14 महीने इन्होंने लगभग 9 महीने क्लास किया इन्होंने, और टीचिंग से हैं अवस्थी जी, और ये लोग अपना अपना काम संभाल लिए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। तो अगर हमसे सीखने के बाद से कोई अपने जानने वालों का प्रेडिक्शन कर रहा है, अपने अपने एरिया में जानने वालों को हेल्प कर रहा है, तो ये अकेले नहीं है, इनके ग्रुप के जितने लोग थे सब अच्छे निकले, क्योंकि किसी ने भी कोई क्लास छोड़ा नहीं, मैंने देखा। वो जो ग्रुप था 4th ग्रुप था शायद। हाँ अवस्थी जी, 4th ग्रुप से थे आप? जी सर जी। हाँ, 4th ग्रुप था, उस ग्रुप में 20 लोग थे, और मुझे लगता नहीं किसी ने क्लास छोड़ा हो। 9 महीने के, पूरा 9 महीने। अच्छा, उसमें मैंने फीस भी ना एडवांस लिया था, 3-3 महीने का लिया था। हाँ बस 3-3 महीने का लिया था ना जी, है ना। तो उसमें जो है सभी लोग क्लास में बने रहे, और सभी मतलब अच्छे निकले, मतलब सभी लोग ट्रेंड थे उसमें, मतलब पढ़ाने में मजा भी आता था, क्योंकि जब कोई पढ़ता है ना, पढ़ने के बाद से सवाल भी करता है और फिर मेहनत भी करता है अलग से। तो उसमें जो भी लोग थे, विद्वान भी रहे होंगे पहले से, लेकिन हाँ सभी अच्छे निकले, सब अपने जगह पे सब अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 9 महीने में मान कर आप लोगों का 9 महीने मांग रहा हूँ, तो 9 महीने लगेगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली है। 6 महीने तो यही चलेगा इवेंट वाइज, फिर प्रश्न कुंडली चालू होगा, फिर जो डिटेल, जो हम चार्ट, जो प्रेडिक्शन हम जन्म कुंडली से नहीं कर सकते, प्रश्न कुंडली से कर सकते हैं केवल।
वो भी सिखाया जाएगा। फिर रूलिंग प्लेनेट से प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो भी देखना है। चंद्रमा और सूर्य से कैसे प्रेडिक्शन करेंगे उसमें भी पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं आप लोगों को, मुझे दशांत दशा बहुत ज्यादा मत, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब चंद्रमा और सूर्य पे भी पढ़ाना पड़ेगा कि इसका भी यूज कैसे कर सकते हैं प्रेडिक्शन में, कहाँ इसका लाभ लिया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ चर्चा होगी। सर एक ना ओपल को लेके कंफ्यूजन है। हाँ, कुछ लोग उसे इंडेक्स फिंगर में कहते हैं, कुछ लोग उसे रिंग फिंगर में कहते हैं, तो किस में डलवाना चाहिए? ओपल, क्या चीज? ओपल का, हाँ जी। ओपल, ओपल देखिए ये तो गुरु की उंगली है, हाँ जी, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना। रिंग फिंगर में हम बांध सकते हैं, ठीक है, इसमें भी बांध सकते हैं। ये शनि की उंगली है ना, शनि और शुक्र की मित्रता है, तो इसमें भी बांध सकते हैं, इसमें नहीं बांधेंगे, ठीक है। कई लोग सर डलवा रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा आपसे। नहीं नहीं नहीं, इस ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ना, इसमें नहीं पहनेंगे, तर्जनी में नहीं पहनते, अनामिका में पहन सकते हैं। अब मुख्य रूप से ये शनि की जो उंगली है ना, इसमें पहन सकते हैं, ये मित्रता है शनि की शुक्र की, तो वहां पर हम इसको इसमें यूज कर सकते हैं। और सर एक पॉइंट यही था कि केतु में आपने बताया कि रोगी हो सकता है और अंतर्जातीय भी हो सकता है। अंतर्जातीय भी हो सकता है, रोगी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रोगी होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए गुड नाइट, रिकॉर्ड हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। शुभ रात्रि गुरुजी, प्रणाम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।